Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the MCs and the CHS members. It has very simple language articles, drafted applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This today's webinar is regarding Lift Laws Reform Committee, and it is formed for the purpose of bringing in necessary legal reforms by filing writ petition or PIL in a High Court. Everybody is invited to provide their experiences, expert opinions, technical guidances, which will form base for filing this writ petition or PIL in High Court. We have also created a WhatsApp group only for lift laws related matters, wherein lift committee discussions will be done on legalities and difficulties and problems in CHS, all relating to only to lifts. Anybody wishing to join may please send me private WhatsApp message on 9820 174 108. आप सभी को पता है कि हम लिफ्ट के 2 वेबिनार्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वेबिनार जो हमने शुरू में किया वो है पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर था। आप ये भी पता है सभी को, आपके इनवाइट में भी लिखा हुआ है कि हमारी जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर मोहम्मद अफजल है, who is going to be actually filing the writ petition in Mumbai High Court regarding the lift matters. तो हमारा जो पहला वेबिनार हुआ वो पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से आप सभी के सहयोग की वजह से हमें कुछ बेसिक डेटा जमा कर पाए हम लोग। सेकंड हमारा वेबिनार हुआ जो लिफ्ट सेफ्टी इश्यूज के ऊपर हुआ, और आप लोगों ने काफी लोगों ने उसमें से हमें काफी इनपुट्स दिए, इंफॉर्मेशंस दिए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस दिए वगैरह वगैरह। और आज का जो वेबिनार है वो इंश्योरेंस को लेके है, लिफ्ट यूजर्स इंश्योरेंस। हम यूजर्स हैं, हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, हमारा इंश्योरेंस नहीं होता है अभी तक उसके अंदर। लिफ्ट का इंश्योरेंस है लेकिन हमारा इंश्योरेंस नहीं होता है उसके अंदर। लिफ्ट अगर गिर पड़ जाती है, कुछ हो जाता है, घटना हो जाती है, तो लिफ्ट के जो पैसेंजर्स हैं उनको कोई इंश्योरेंस क्लेम्स नहीं मिलता है उसके अंदर। तो हम आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है लिफ्ट यूजर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन। I will invite Mr. Mohammad Afzal, our committee president, to take forward from here. Thank you. Welcome, Mr. Mohammad Afzal. Please carry forward. Thank you, हेमंत जी। जैसे कि हेमंत जी ने बताया कि there are various aspects as far as the lift is concerned, और आज का जो टॉपिक है जो इंश्योरेंस को लेके, is there anybody who's there from the insurance sector? हमारा मानना है कि क्या हो जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट्स होता है तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसमें ये होता है कि जो आम आदमी है उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है इन केस दे आर सीरियसली इंजर्ड और समथिंग। और ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि उनके पास पैसों की उपलब्धि at that particular moment should be is very very essential। और हमने यही डिमांड किया था हमारे पेटिशन में, जो 10,010 में मैंने फाइल किया था, कि स्टेट के तरफ से हो या एनर्जी डिपार्टमेंट के तरफ से हो कि भाई, या इंश्योरेंस ऐसी कोई पॉलिसी हो जो मैनेजिंग कमेटी मतलब सोसाइटी की तरफ से हो, जहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है और कोई घायल होता है तो इमीडिएट लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड शुड बी एलोकेटेड व्हिच कैन बी गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन इंजर्ड। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम चाह रहे हैं। उस वक्त तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ पे गौर ज़्यादा नहीं किया था,
बट अभी हम जो करंट पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं उसमें हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हो या मैनेजिंग कमिटी सोसाइटी के तरफ से हो कि इंश्योरेंस लागू किया जाए, जहां पे certain amount of fund should be immediately released in case there is some accident pertaining to the lifts. जी हेमंत जी। मोहम्मद साहब, ऐसा है कि आज के दिन पे सोसाइटी की एक बिल्डिंग है, मानो 25 फ्लोर की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर देते हैं, मतलब वो हार्डवेयर का इंश्योरेंस करते हैं पूरी बिल्डिंग का। बिल्डिंग को मैं हार्डवेयर समझता हूँ फॉर ए मोमेंट। और उसमें लिफ्ट की भी इंश्योरेंस करते हैं कि लिफ्ट का क्या इंश्योर्ड है, लिफ्ट का जो डब्बा है वो इंश्योर्ड है, लिफ्ट के मोटर्स वगैरह इंश्योर्ड है, और जो और रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जैसे रोप हो गए, व्हील्स वगैरह हो गए, एंड सेंसिटिव और जो पार्ट्स है वो। पर आज के दिन पे ऐसा है कि अगर 8 आदमी एक लिफ्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा है और कोई अपघात होता है, कोई घटना हो जाती है, लिफ्ट गिर जाता है नीचे किसी कारणवश और लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उसको अपना खुद का पर्सनल इंश्योरेंस जो किया होगा उसने, अगर किया है तो लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम टिपिकली कहते हैं या टर्म इंश्योरेंस बोल लो, तो उसको वहां से आपको कुछ क्लेम मिल जाता है। बट if he has not done so, or if he has done so, or if he has not done so, I am proposing that there should be a vicarious liability, मतलब on the lift manufacturers, there should be a vicarious liability on the AMC vendors, there should be vicarious liability on the society as well. आज के दिन पे क्या हो रहा है कि आप लिफ्ट यूज करते हो, एएमसी वेंडर को लेके आते हो। टिपिकली 90% एएमसी वेंडर जो आज के दिन पे कम से कम मुंबई में है, जो लिफ्ट का एएमसी वगैरह लेते हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एंड दे आर जस्ट सिंपली बेसिकली क्वालिफाइड। दे आर नॉट इवन qualified electrical engineers as well. Maybe they are diploma holders, but they are definitely not registered with the energy department. So they can afford to give you cheap maintenance, and most societies are doing it. When most societies do it, what they are doing it is they are playing with the lives of their citizens, the residents of that building. तो विकारियस लाइबिलिटी का मतलब है कि आप उस गैर इससे अभी कोई मर जाता है तो इट्स नॉट ए मर्डर, बट इट इज ए मर्डर बाय अदर मीन्स, गैर इरादतन हत्या जिसको कहते हैं, नॉन कल्पेबल होमिसाइड। तो उसका जवाबदारी जिम्मेदारी किसको लेना है? सोसाइटी के सेक्रेटरी को लेना है, बिकॉज ही वॉज लाइबल फॉर गिविंग द एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, द एएमसी वेंडर हु पुट्स इन द चीप पार्ट्स और हु डज नॉट डू द थिंग सेटिस्फैक्टरीली और हु डज इट थिंकिंग कि काफी कुछ चेंज हो जाता है, काफी कुछ सस्ते में कर देना है हमें, और उस समय वो ये ध्यान में नहीं रखता है कि रेसिडेंट जो यूज करेंगे उसकी जिंदगी का क्या होने वाला है। ध्यान सिर्फ इतना ही है कि मुझे सस्ता से सस्ता कामकाज करना है हमारी लिफ्ट में। लिफ्ट अगर झटके भी दे रही है या बीच के फ्लोरों में अपने आप रुक भी जाती है तो वो उसको आके ठीक करके चला जाता है, पर उसके वजह से जो तकलीफें होती है लोगों को, मैं उतर रहा हूँ, मेरा कोर्ट का तारीख है 11 बजे का और लिफ्ट अटक जाती है, मैं आधा घंटा लेट हो जाता हूँ, मेरे क्लाइंट को मैं ऑनर नहीं कर पाता, मुझे उसका कोई कंपनसेशन या डैमेजेस मैं इस स्थिति में क्लेम नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लिफ्ट का स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी फॉर यूजर्स ऑल्सो भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, और यूजर होना चाहिए, और उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी कम से कम 3 लोगों पे फिक्स करनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द लॉ, वी शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग दिस पॉइंट्स आल्सो इन द रिट। जैसे मैंने बताया कि विकारियस लाइबिलिटी किन किन लोगों के ऊपर फिक्स होनी चाहिए। एक वो है जो लिफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जो वो ये देखता है कि मैं लिफ्ट में कुछ भी पार्ट लगा देता हूँ, मैं किसी भी गेज का स्टील लगा देता हूँ, मैं किसी भी गेज का वायरिंग लगा देता हूँ, मैं जो सेफ्टी फीचर्स हैं जो हमारे BIS के अंदर दर्शाए गए हैं, जो नोट किए गए हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। सो ही शुड बी ऑल्सो मेड विकारियसली लायबल। AMC वेंडर्स, जैसे मानो अगर
एक XYZ मैन्युफैक्चरर है, वो आपको ब्रीफिंग करता है, मैं ये लगा के दूंगा, मैं वो लगा के दूंगा, वगैरह वगैरह, और वो चीप रोप लगा के देता है, जो रस्सी होती है जो स्टील की, वो चीप चीप क्वालिटी का लगा के देता है। ही इज नॉट कन्फर्मिंग विद द BIS पैरामीटर्स। जब तक वो मेंटेन कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब AMC वेंडर टेक ओवर करता है, आपको ज्ञान होगा कि उस समय जब आप AMC वेंडर को देते हैं, उस समय जब AMC वेंडर्स को देते हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हो एज ए सेक्रेटरी। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या टेक्निकलिटीज आप दे रहा है। वी आर ऑर्डिनरी पीपल, मैं शायद रिटायर्ड भी हूँ, तो मुझे पता नहीं कि रोप का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, या वायरिंग का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, या वो जो हमारा AMC वेंडर है वो एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैनल पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अब वो AMC वेंडर को भी विकरस लायबिलिटी के पैरामीटर्स में लेके आना है। अब थर्ड सोसाइटी को लाना है। सोसाइटी को इसके लिए लाना है क्योंकि लिफ्ट जो है वो प्रॉपर्टी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। सोसाइटी इज द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द लिफ्ट। तो सोसाइटी की तरफ से किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? ऑब्वियसली द फर्स्ट पर्सन शुड बी द सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी बोलता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर मेरी लिफ्ट गिरती है और किसी के कोई जख्मी होता है या मारा जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों की फिक्स करनी जरूरी है। सिमिलरली इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है IRD, उसको भी ये चीज का ध्यान रखना है, उसमें भी वहां पे भी चेंजेस करने हैं कि ये सारी पॉइंट्स जब आप इंश्योरेंस करते हो बिल्डिंग की, तो IRDA शुड फॉर्मुलेट कि दैट द यूजर्स आल्सो शुड बी इंश्योर्ड अप्रोप्रिएटली। जैसे बोलते हैं ना कि भाई पैर टूट गया तो इतना कंपनसेशन है, जान चली गई तो इतना कंपनसेशन है, वगैरह वगैरह, वॉट एवर पैरामीटर दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड। तो दिस इज माई से ऑन द इंश्योरेंस that should be done on the lifts. Mr. Mohammed, please go ahead. Yeah, okay. This has been one of the major things that we intend to put in this particular petition, whereby the people who are using the lift, whether it is the members of the society or visitors who, yeah, people who are catering to the society, like vegetable vendors hai, या जो भी use करते हैं, they should be very much included, and they should be insured, so that कोई भी हादसा होता है तो उनको मतलब they should be covered. I would still request the other participant, if they want to give some input on this particular subject. Yes, sir. One question, sir. Yes. I'm Prakash More. Sir, my question is, in the liability, if you are putting the secretary responsible, in that case, if the funds are not available, then what is the role of the from where he can get that funds? See, under that circumstances, I feel the lift should be closed down or suspended for some time till the funds are available. Because क्या है कि हम ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम सोचते हैं कि अरे जब तक चल रहा है चलने दो, और जब कुछ होगा तब देखेंगे। बट ये यहाँ पे एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द सोसाइटी और द विजिटर लाइफ इज एट स्टेक। तो कोई भी हादसा होगा तो वी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट, आई फील कि अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो टेम्परेरीली वो लिफ्ट को बंद कर दिया जाए, जब तक मतलब फंड्स अवेलेबल नहीं हो और वो फिट नहीं हो लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। तो उसके लिए क्या हम एक क्लॉज डाल सकते हैं कि इन सच इमरजेंसी ही कैन कॉल द मीटिंग ऑन अर्जेंट बेसिस टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द जनरल बॉडी? इट इज बेसिकली लिफ्ट एक ऐसा यूटिलिटी है कि वो बंद करने से हर इंसान को दिक्कत होने वाली है। यस सर, और जब दिक्कत होगी तो सब आवाज करेंगे, और आवाज करेंगे तो इमरजेंसी मीटिंग तो उनको इन एनी केस बुलानी पड़ेगी। No, but that should be in this thing, no? It should be in writing. The general body has approved for this. It is very much there, and it is an understood thing कि कोई भी they can always call for an SGM specifically for this particular issue. Yeah.
you know. But as far as the lift laws are concerned, मेरे ख्याल से उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे ये सारे चीजों को कवर करने की। नहीं, क्योंकि सर मेरे इधर यहाँ पे हुआ था कि जब लिफ्ट का डोर खराब था, पूरा उसका फ्रेम ही खराब हो गया था, तो वी हैव स्टॉप द लिफ्ट, एवरीथिंग, वी हैव ब्लॉक इट, एवरीथिंग। लेकिन फिर बाद में फिर मेंबर्स बोलने लगे, अरे इसने ज्यादा खर्चा कर दिया, इसने पैसा खाया। तो इंस्टेड ऑफ दैट things to happen, because we have done as a committee member, we have done in the गुड फेथ। good faith, but the people have started talking on the behind. It is very, demoralizing for the committee member, though they understand that without lift they cannot move, but still the people say so. If we put some clause which can See, देखिए यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ पे जो लिफ्ट, जब हम लिफ्ट का पिटिशन फाइल करेंगे तो लिफ्ट के पिटिशन में लिफ्ट रिलेटेड आएगा, ये आता है इन द डोमेन ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ व्हाट इज हैपेंड इज कि एज यू वेरी वेल नो, इट इज वेरी मच देयर इन द बायलॉज कि आपको 3 कोटेशंस मिनिमम मंगाने हैं। राइट। तो जब आप एसजीएम बुलाते हैं तो आप वो ऑलरेडी यू शुड कॉल फॉर द 3 कोटेशंस, and वहां पे आप you can put this across to all the members in the meeting and get it sanctioned. No, but that will be for the major repair, like you are changing the lift or changing everything. No. But in the short period like this, the incident happens. देखिए, lift is such an issue. There is no such thing as small or big. Lift में अगर problem है तो it is going to, in case of accident, it is going to affect everybody. Right. समझे? तो ये यहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप कोई किस्म का बार्गेन नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मीटिंग में कोटेशंस के साथ में बैठेंगे और मेंबर्स डिस्कस करेंगे तो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक अ डिसीजन कि भाई ये इतना, तीनों में से ये कोटेशन हमें सही लगता है या जो भी है, उसके ऊपर डेलिबरेट करके दे कैन टेक अ फाइनल डिसीजन कि भाई हम एसडीएम में मेंबर्स का सैंक्शन लेते हुए हम इस चीज को सैंक्शन कर रहे हैं और रिपेयर करवा रहे हैं। Still, I am not this thing, sir. Sorry to say, because the thing is, once you put up in, अगर आप जनरल बॉडी के एसडीएम में बताते हो, उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखोगे एक दिन में भी, because to asking the tender it is very difficult sometimes. नहीं, देखिए उसमें सर एक प्रॉब्लम खाली मेरा यही है, हाँ जी, कि अगर हम कुछ प्रोटेक्शन कमिटी मेंबर को दे कि भाई इन सच सिचुएशन वेयर द लिफ्ट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन है, हार्मफुल टू द मेंबर्स और द पैसेंजर्स, द अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द कमिटी up to the certain limit, say 20,000, 50,000, whatever it is, so that they can take a immediate action. Because calling a SGM, you can call within 2 days also in emergency. Right. But that also requires the writing and everything. Then some highly educated people comes with the law. They don't understand this thing. They are just saying we are paying maintenance. It is your duty. So for the protection of the managing committee, we should give them some slab. The minimum understanding the major things which can be happened. Hemant ji, मेरे ख्याल से you are more competent enough to say on this subject. सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को 1 लाख रुपए तक का उनको छूट है कि they can call for a managing committee meeting prior to the SGM, and managing committee meeting में they can take a decision to call in for quotations, and they can put the quotations in front of the SGM. I hope I'm on the right track. Yes. Hemant ji. Okay, let us discuss this thing. मैनेजिंग कमेटी के पास में बजट नहीं है, सोसाइटी के पास में बजट नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मोहम्मद साहब और मोरे साहब। यस सर। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मैं एक सोसाइटी हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं, बजट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिफ्ट यूज करना चाह रहा हूँ और मेरी लिफ्ट गिरने वाली है या गिर जाती है और उसके अंदर 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अब ये जख्मी हो जाते हैं जिनको हाथ पैर टूटे या कोई मर मुरा गया, तो इसका मेरा बजट से क्या लेना देना, क्या संबंध है? उस पे आई थिंक 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। मिस्टर मोरे, आपका कमेंट दीजिए इस चीज पे। मुद्दा ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने लिफ्ट रिपेयर नहीं करा है, लेकिन मुझे लिफ्ट यूज करना है। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे लिफ्ट यूज करना है,
या तो मुझे एज अ सेक्रेटरी और एज अ कमिटी मुझे अथॉरिटी चाहिए कि मैं कोई भी फंड जो है which can I utilize without the permission of the general body. That means you have to give some restriction on the, like 1 लाख जैसे है वैसे कुछ restriction उधर डाल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट लिफ्ट में क्या क्या इमरजेंसी में हो सकता है। चलो एक इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आप 1 लाख की बात करते हो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि उस लिफ्ट में करीबन 6 लाख 7 लाख 10 लाख का एक्सपेंडिचर है टू मेक इट ट्रैवल लाइक सेफ, ट्रैवल सेफ। ठीक है, अभी 4 जन जाने वाले, एक कपल जाने वाला है और बगल के और 2-3 लोग भी जाने वाले हैं, 4-5 लोग उस लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के पास में बजट तो सिर्फ 1 लाख का है, क्योंकि बायलॉज में लिखा हुआ है, अभी में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया हुआ है। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो लिखा हुआ है, मैं उसको इन्फोर्स करूं तो होगा, मैं उस जिंदगी को देखूं, मुझे क्या देखना चाहिए मोरे साहब? आपके हिसाब से क्या देखना चाहिए? उनकी जिंदगी सर। अब बायलॉज का क्यों फिर वर्णन हम लोग सोचते हैं? बायलॉज का वर्णन आप एक सेकंड रुकिए, बायलॉज का वर्णन कहाँ से आना शुरू होगा? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विकारियस लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी आपको फिक्स करना पड़ेगा, कानून में वैसा डालना पड़ेगा कि आपके लिफ्ट में ये हादसा हुआ तो इसमें से ये 3 लोग तो पक्का ही रिस्पॉन्सिबल है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। मैन्युफैक्चरर क्योंकि उसने लिफ्ट ढंग से बनाई नहीं, एएमसी वेंडर क्योंकि उसने लिफ्ट मेंटेन नहीं किया, और सोसाइटी जो ये बोलती है कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, हमारे मेंबर्स को लिफ्ट तो यूज करना है लेकिन बगैर पैसे का यूज करना है। तो जब ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा, जब सारे सोसाइटी को ये पता चलेगा कि सोसाइटी के ऊपर भी अब विकारियस लायबिलिटी का खर्चा आने वाला है, सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी क्रिमिनल केस में अंदर जाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन होगा उसके अंदर, और जिस किसी ने भी ये प्रपोज किया और सेकंड किया वो रेजोल्यूशन को कि लिफ्ट को मत रिपेयर करो, वो तो गया साथ में, क्योंकि वो एबेटमेंट में आ गया ना सर। आप तो वकील है, आपको तो पता ही चीज। यस सर। तो अब मैं क्या देखना चाहिए? मुझे बजट देखूं, जान देखूं, लेकिन अगर आपने ये विकारियस लायबिलिटी का क्लॉज इन्फोर्स कर दिया हुआ है तो आप चाह कर भी ये नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, isn't it? Yes, sir. अभी आप उदाहरण के तौर पे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, आजकल आपको पता होगा ट्रैफिक लाइट का कैसा है, उधर वो व्हाइट लाइन है, राइट, ठीक है ना? व्हाइट लाइन के ऊपर भी अगर आपने टायर खड़ा कर दिया किसी कारणवश तो आपको 500 रुपए लग जाते हैं, फाइन लग जाता है। राइट। अब कानून क्या बोलता है कि सफेद लाइन के 3 इंच पहले खड़ा करना है। राइट। अब क्या उस समय आप ये बोल सकते हो कि आप ट्रैफिक प्रोसिक्यूटर, आपको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो मुंबई में ऐसा सिस्टम हो गया कि सीसीटीवी लगा हुआ है, फोटो निकल जाता है, चालान ऑटोमेटिकली बन जाता है, और आपको चालान घर पे भी नहीं आता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐप में जाके देखो। और आपने बोला नहीं मैं पैसा नहीं भरता हूं, तो वो ट्रैफिक वाला क्या करता है आपको? सर एक एग्जांपल दीजिए आप। राइट, ही विल फाइन यू फॉर दैट। ही विल फाइन यू। चलो आप फाइन नहीं देते, फिर क्या करता है वो? तो आपका गाड़ी और ये जमा कर लेते हैं सर। अब यही चीज आप, यही एग्जांपल आप लिफ्ट को क्यों नहीं लागू कर सकते कि भाई लिफ्ट तो यूज करना है लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन अपघात भी हो सकता है, तो मैं लिफ्ट बंद क्यों नहीं करके रख दूं? That is only the last, first और लास्ट ऑप्शन। नहीं सर, अभी ऐसा देखिए, आपने अभी जस्ट बोला कि ट्रैफिक वाला आपकी गाड़ी जमा कर लेगा, उस समय आप क्या बड़बड़ करोगे उसके सामने? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, कुछ अपील ही नहीं है ना उधर, क्योंकि आई एम इन अ फॉल्ट, सो आई हैव टू पे। तो गाड़ी जमा होने के बाद में आप क्या करोगे सर? आप कैसे आए जाओगे? रिक्शा में जाओगे, बस में जाओगे, पैदल जाओगे? राइट, रिक्शा बस कुछ भी करूंगा। अभी एनालॉजी आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, लिफ्ट में यूज कर लीजिए। मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे को पैसे खर्चे भी नहीं करने हैं, मेरे बिल्डिंग के को रेसिडेंट बोलता है खड्डे में जाना तो उसको गिरने पड़ने दो, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये सोचो कि उसी दिन आपकी किस्मत खराब और आप ही उस लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो और लिफ्ट गिर गई किसी कारणवश, राइट, या आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो और लिफ्ट बंद हो गई, आपका स्टील का डब्बा है, बंद है टोटली, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, वो हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर से ही आपको हो सकता है अटैक आ जाए। तो उस समय आपकी क्या परिस्थिति रहेगी, मानसिक क्या परिस्थिति रहेगी? तो ये चीज सारे पहले हम क्यों नहीं सोच रहे, हम इस चीज के पॉलिसीज क्यों नहीं बना रहे?
इस चीज का कानून क्यों नहीं बनाने? जैसे सरकार ने कानून बना लिया, व्हाइट लाइन के ऊपर खड़ा करेगा भाई तो 500 रुपये फाइन लगेगा, सेकंड टाइम खड़ा किया 1500 लगेगा, तीसरे टाइम पे उसी गाड़ी के नंबर के आगे उसमें आया तो 5000 लगेगा, चौथी बार गाड़ी कॉन्सिफिकेट करेगा और जमा कर देगा। अब गाड़ी आपको देगा ही नहीं वो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ड्राइवर लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। सर लेकिन उसमें ऐसा है कि कार आप कौन सी लेते हो? अगर कार में भी वैरायटी है, एंटी ब्रेक्स ये है, जो भी है, इमरजेंसी ब्रेक के लिए गाड़ी वहीं खड़ी रहती है वगैरह सब दिखाते हैं। वैसे अगर हम वही लिफ्ट में अगर एक कर सकते हैं कि जहाँ पे कि भाई लिफ्ट यही लगनी चाहिए और इसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 10 इयर्स नहीं होगा, 10 इयर्स के बाद उसको एग्जैक्टली तो यही सारे पैरामीटर्स आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज होना जरूरी है, ताकि मैं जब लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो मेरी लिफ्ट नहीं गिरनी चाहिए। राइट। अगर मेरी लिफ्ट किसी कारणवश मेरी किस्मत खराब रही, गिर भी गई और मैं मारा जाता हूं, तो मेरे परिवार वाले को कितना मिलना चाहिए? एक। ऐसे मिलने के बावजूद भी सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, जिसकी जवाबदारी थी लिफ्ट मेंटेन करने का, क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि एक क्लॉज है सेक्शन 227 के अंदर में कि आप उस चीज के ट्रस्टी हो। यस, राइट। यू आर द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटीज प्रॉपर्टी। इफ यू आर द ट्रस्टी, इट इज योर लायबिलिटी, योर विकारियस लायबिलिटी टू मेंटेन द लिफ्ट। राइट। आप बोलते हो नहीं मैं तो खाली ट्रस्टी शौक से आया हूँ, ऑनरेडी सर्विस कर रहा हूँ। ये जाके सर आप कोर्ट में तो बोल के देखिए ना, एक जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं होता सर। तो वो मजिस्ट्रेट आपका क्या हाल करता है वो तो देखना चाहिए कि नहीं देखेंगे? हो गया सर। सेम टू सेम एएमसी वेंडर को भी आपने लेना है। एएमसी वेंडर ये बोल सकता है सर मला तर फक्त 1500 रुपये भेटले एक लिफ्ट से, मैं उसमें क्या क्या करूं? आपको 1500 रुपये लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप 1500 रुपये लेके मेरे, आपके, इसके, उसके सभी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बराबर है। आप अपना मतलब निकालने के लिए आपने 1500 रुपये लिए, और कानून के हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए था वो चीज। सर फिर उसमें ये एक ऐड कर सकते हैं कि जैसे हम लोग अभी ओल्ड बिल्डिंग हो जाती है तो इसका इंश्योरेंस निकालते हैं, राइट? उसी तरह लिफ्ट का भी हर साल में एक सर्टिफिकेट आपको लेना ही पड़ेगा। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। इसमें सेक्रेटरी पे भी, इनडायरेक्ट कमिटी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। Yes, sir. We must get it and it should be submitted in the this thing, your budget. सर वही चीज लिफ्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, राइट? वही चीज का लिफ्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, और वो इंस्पेक्टर की लायबिलिटी है। इंस्पेक्टर की लायबिलिटी है ये बोलने का कि आपकी लिफ्ट धोखादायक है, इसको बंद कर दो करके। राइट। स्ट्रक्चर उसके कानूनी अधिकार में है आपके लिफ्ट को सील लगा दो। राइट। अगर वो काम नहीं करता है, तो वो क्या करना चाहिए? मिस्टर मोहम्मद प्लीज। हाँ, मैं आपकी जानकारी के, सबकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि हरियाणा एलिवेटर एक्ट में क्रिमिनल नेग्लिजेंस लाइबिलिटी तो इंक्लूड की गई है, और उसके साथ में इंश्योरेंस जो है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सिर्फ हरियाणा एलिवेटर एक्ट में हुआ है। ये हमारी कोशिश रहेगी कि ये दो चीज को हम अपने पिटीशन में डालें, और इस चीज को हम बहुत ठोस तरीके से लड़ें इसके ऊपर, और इसको देखें कि भाई ये इंक्लूड की जाए महाराष्ट्र एलिवेटर एंड मूविंग वॉक एक्ट में। यस सर। ओके, विल टेक इन एनी अदर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। कोई और फ्रेंड अपना व्यू देना चाहता है प्लीज? सर मैं देना चाहूंगा। मिस्टर अमोल केदार, बोलिए सर। अभी मेरा तो 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग है और चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा हुआ है। और दूसरी बात ऐसे कि बिल्डिंग भी 3 साल पुराना है, तो बिल्डर ने जब भी हैंड ओवर करते मतलब बिल्डिंग में जो सिंगलर का लिफ्ट लगाया है, ओके, तो सिंगलर का लिफ्ट लगाने के लिए दूसरा एमसी जब भी आया ना, तो हम लोगों ने उनका ही लिया है, ओके। तो आगे जाके और उसका जो खर्चा है तो वो 50,000 पर ईयर पड़ रहा है। तो आगे जाके खर्चा कम करने के लिए मतलब आगे जो लोकल वेंडर रहेगा उसके पास जाना अच्छा है, या
उस मतलब वो खर्चा बियर करना ही अच्छा है वो। देखिए मिस्टर मोहम्मद, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको वही कॉन्ट्रैक्टर, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर से डील करना है अच्छा। जो एनर्जी डिपार्टमेंट में इम्पैनल्ड है, ओके। समझे ना? क्योंकि अच्छा। अगर वो इम्पैनल्ड नहीं है तो यू कैन नॉट जस्ट टेक एनी टॉम डिक एंड हैरी, उसमें और भी ज्यादा रिस्क हो जाता है। देखिए वैसे ही जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर जो है, देर आर एज पर माई लास्ट एस्टिमेट दे वर अबाउट 230 ऑफ देम, और उसके लिस्ट हमारे पास अभी आ जाएंगे, वो लिस्ट हमारे पास आएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में भी जब ये लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर सही ढंग से इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, लिफ्ट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप अदर देन द इम्पैनल्ड लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप अपॉइंट करते हैं तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू एंड सीरियस threat to life of every single person who's using the lift. एक्चुअली उनका कैसे रहता है कि 3-4 प्लान रहते हैं, प्लेटिनम, गोल्डन और सिल्वर ऐसे करके। तो उसमें जैसे रहता है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव, फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्शियली कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जिसमें उनका सर्विस जो रहता है तो कम ज्यादा करते रहते हैं। जब फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे तो उसका कुछ पार्ट अगर गया ना तो वो हाँ। खुद से रिप्लेस कर लेंगे, और मतलब बिना खर्चे के, लेकिन उसका नहीं कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए देखिए ये डिपेंड होता है सोसाइटी के ऊपर और इट्स मेंबर्स के दे वांट टू गो इन फॉर फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और दे वांट टू गो इन फॉर पार्ट इंश्योरेंस। अभी पार्ट इंश्योरेंस के लिए अगर जाते हैं और कभी कुछ मेजर इशू आता है तो इट इज द सोसाइटी हु हैज टू कॉल फॉर एसजीएम, और एसजीएम में वो डिसाइड करें कि भाई ये कोटेशन के हिसाब से इतना खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, either you have to get it repaired putting those parts or close down the lift. So it is primarily it depends के society क्या decide करती है, to go in for comprehensive or to go in for the service part, and जो spare part है उसका charges अलग वो pay करें। Getting my point, Mr. Amol? यस, थैंक यू। मैं श्रीनिवास कांबळे बोल रहा हूँ। लिफ्ट इंश्योरेंस में कवर होता है क्या? देखिए पूरे कंट्री के अगर हम देखते हैं तो हरियाणा एलिवेटर एक्ट के अंदर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, और यही चीज मेरे 2010 के पिटिशन में भी मैं बात किया था हाई कोर्ट को, बट इस पे उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू पुट आवर फुट डाउन, और इस टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी जो लिफ्ट में ट्रैवल करता है, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम ये चाहेंगे कि वो इंश्योरेंस में कवर्ड किया जाए। मिस्टर मोहम्मद, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर कामले आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं, हाँ, कि जब आप जहाज से उड़ते हैं ना तो भी आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, अपना पर्सनल इंश्योरेंस। ठीक है, आदमी मारा जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलता है। जब आप कार लेते हो तो कार का भी इंश्योरेंस होता है, और अंदर जो बैठा पैसेंजर है उसका भी इंश्योरेंस होता है ना। कार है, कार को आप अभी आप लिफ्ट समझिए, कार को आप अभी अपना लिफ्ट समझिए, और कार के अंदर जो पैसेंजर है, ड्राइवर लायबिलिटी है, पैसेंजर लायबिलिटी है वगैरह, वो आप ऐसा समझिए कि लिफ्ट का पैसेंजर है वो। बाकी जगह अगर इंश्योरेंस। मिस्टर संजय, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? मिस्टर संजय तोमरे, यस। तो अगर बाकी जगह इंश्योर हो सकता है जिंदगी, तो अपने को लिफ्ट के यूजर या लिफ्ट के पैसेंजर को इंश्योर करने को क्या तकलीफ है? अगर इंडिया में एक प्रांत, एक स्टेट ने इंश्योरेंस का प्रोविजन डाल रखा है, तो महाराष्ट्र में करने में क्या तकलीफ है? और अगर किसी ने नहीं भी किया हुआ है तो जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती कि मैं लिफ्ट में चढ़ूंगा, कैसे तो भी करूंगा, वो नीचे आने तक टूटा हुआ हाथ पैर बाहर लेके आ जाऊंगा। तो ये हम लोग को सोचना है कि ये हम लोग को करना है या नहीं करना है। अगर जनरल पब्लिक ये बोलती है कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे PIL में मोहम्मद साहब नहीं डालेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि आप पब्लिक ओपिनियन, हम लोग यहाँ पे सिविल सिटीजन है इस समय,
सिविल सिटीजन अगर हमारे ये बोलता है कि ये सारी चीज करना है, हम ये आज वेबिनार किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन लेना है, मिस्टर मोरे का ओपिनियन लेना है, इसका उस सबका लेना है, और उसका एक गीता सार बनाना है, एसेंस निकालना है, उसका समरी निकालना है, ओके और फिर हम उस चीज का फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये डिटरमाइन करना है कि लिफ्ट के अंदर के पैसेंजर का इंश्योरेंस होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो क्या क्या चीजें कवर्ड होनी है, एक। यस दूसरा, अगर लिफ्ट के अंदर का पैसेंजर किसी भी कारणवश टूटता फूटता है, मर मुरा जाता है, या और कुछ होता है, छोटा बच्चा भी है अंदर, मेरा अगर 2 साल का बच्चा लिफ्ट में ट्रेवल कर रहा है उसकी माँ के साथ में, और उसका अपघात हो जाता है, तो मेरी मानसिक स्थिति, मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या होती है? क्या वो सोसाइटी का 1 लाख का बजट में देखते रहूं, या मैं अपनी फैमिली का जिंदगी देखते रहूं? इट इज बेटर कि 20 माले की लिफ्ट है, अगर लिफ्ट नहीं चल रही है, धोखादायक, तो लिफ्ट बंद कर दो, आप जिंदा रहोगे, ऊपर नीचे आओ जाओगे चल के, लेकिन लिफ्ट आप जिंदा रहोगे, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप दूसरे तरीके से ये समझो कि 4 दिन आपके बिल्डिंग में लाइट नहीं है, आपकी 25 माले की बिल्डिंग है, और 4 दिन किसी कारणवश आपके बिल्डिंग में लाइट नहीं है, आप क्या करने वाले हो? ऊपर से नीचे आना जाना करोगे या नहीं करोगे? कम करोगे, लेकिन करोगे, फ्रीक्वेंसी कम है ना, करोगे। इसी तरह आप लिफ्ट बंद करो, कम आना जाना करो, लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे को होटल में जाके खाना भी खाना है, वो गलत है साहब। राम भरोसे होटल में जाके 2 रुपए की इडली खाना और रामन जनिया में जाके 25 रुपए की इडली खाने में फर्क है, आपको अपना हेल्थ देखना है। इसी तरह सेम टू सेम एनालॉजी आप इसमें भी यूज करो साहब, लिफ्ट में भी यूज करो। वाई हम लोग ये गारंटी क्यों ले लेते हैं? वाई डू वी टेक इट फॉर ग्रांटेड? अरे अपन तो येणं जाणं करू, आपल्याला काय करायचं आहे, मेला मरू, मेला तो मेला, ये हम लोग को सोचना चाहिए क्या सर? पहली बात, चलो आप अपने बारे में सोच लो, वो ठीक है, मैं मरा तो मरा, कोई बात नहीं, खड्डे में गया, लेकिन मेरे बिल्डिंग में 20 माले की बिल्डिंग है, उसमें 200 और फैमिली है। अच्छा, लिफ्ट के अपघात हो जाता है, एक और समझ लीजिए, लिफ्ट का अपघात हो जाता है, 4 जन मारे जाते हैं, फायर ब्रिगेड आके पहले क्या करेगा आपको पता है? फायर डिपार्टमेंट आके क्या करता है? फायर डिपार्टमेंट आके उस लिफ्ट को पहले सील करेगा वो, और वो लिफ्ट की सील तब तक नहीं खोलेगा जब तक पूरा का पूरा कंप्लायंसेस नहीं हो जाए। अब पूरा का पूरा कंप्लायंसेस का मतलब क्या हो गया? लिफ्ट में इतना सा भी डिफेक्ट होगा अगर, तो भी आपकी लिफ्ट खोलने नहीं देगा वो, आप समझे? तो तब तक लिफ्ट बंद रहेगी, तब आप क्या करोगे? 20 माले से नीचे आना जाना कम करोगे, लेकिन अपने पैर के बल आने जाना करोगे आप, और तो कुछ रास्ता है नहीं। इसी तरह जब फंड्स नहीं होगा सोसाइटी में, मिस्टर मोरे आपके लिए भी, जब फंड्स नहीं होगा सोसाइटी में, तो आप पैदल आना जाना कर सकते हो सर। बिजली नहीं है तो भी पैदल आना जाना कर रहे थे, फायर ब्रिगेड पुलिस ने लिफ्ट सील किया तो भी पैदल आना जाना कर रहे थे, इजंट इट? यस सर, यस सर। मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे कि मैंने दरियाफ्त किया है, महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, मगर उसमें सिर्फ नेशनल इंश्योरेंस है जो इस किस्म का इंश्योरेंस कर रही है। तो हम IRDA को भी लिखेंगे, उनसे भी जवाब तलब करेंगे कि इस किस्म का इंश्योरेंस फॉर द पीपल हु आर यूजिंग द लिफ्ट, इसके ऊपर आपके क्या पॉलिसी है? मिस्टर मोहम्मद, आप एक चीज समझ लो, टेक्निकल है, लिस्टेड है मैटर। आप ये देखिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी में आप पैसेंजर का इंश्योरेंस, यू अंडरस्टैंड मिस्टर मोहम्मद? मैं एक लिफ्ट कंपनी हूं, मैं आपके लिफ्ट के पैसेंजर लिफ्ट का इंश्योरेंस कर रहा हूं, हार्डवेयर का, तो उसके अंदर कुछ खास जाना नहीं है। जो कैबिन जो डब्बा है आपका, स्टील का जो डब्बा है, मैच बॉक्स जो है, उसको खास कुछ होने धोने वाला नहीं है। जो मूवेबल पार्ट है वो क्या 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 मूवेबल पार्ट है, वो ऊपर का चक्री है, और जो रस्सी है, और 2-4 और पार्ट है। लेकिन लिफ्ट कंपनी क्या देखती है कि लिफ्ट एक्ट में वो प्रोविजन ही नहीं है, सेफ्टी के कानून में ही नहीं है ना वो प्रोविजन। तो लिफ्ट कंपनी भी, इंश्योरेंस कंपनी भी बोलती है कि मैं इंश्योरेंस किस बेसिस पे कर दूं? कंप्लायंसेस तो है ही नहीं कोई भी, देयर हैज टू बी सम लॉ कंप्लायंसेस ऑल्सो। जैसे भाई मोटर व्हीकल एक्ट में क्या बोलता है कि आपको थर्ड पार्टी करना है, या ये करना है, या वो करना है, आपने ये किया तो लिफ्ट इंश्योर करेगा वो, क्योंकि कंप्लायंसेस है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलाएगा तो भाई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता, RC के बगैर चलाएगा गाड़ी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चलाएगा तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। फुल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो बाकी गाड़ी का डैमेजेस का इंश्योरेंस, क्योंकि ये पैरामीटर्स ऑलरेडी बिल्ट इन है MV एक्ट में,
मोटर व्हीकल्स एक्ट में। आपके लिफ्ट एक्ट में ये कौन सा पैरामीटर बिल्ट इन है अभी तक? इसीलिए लिफ्ट कंपनी आपको इंश्योर करने को देखती नहीं है। आप ये पैरामीटर्स डालोगे कानून में, जो हम अभी कोशिश में लगे हुए हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के सजेशंस के हिसाब से हम कोशिश में लगे हुए, अगर डालोगे तो वो डालना शुरू करेंगे। अगर आप कोई IRDA के ऑफिसर से बात करोगे तो यही बोलेगा कि मैं कैसे आपको लिफ्ट का पैसेंजर्स का इंश्योर कर दूं, डब्बे का तो इंश्योरेंस किया हुआ है ना हमने। I think so, हेमंत जी, आप absolutely right हैं. We will try and stress this point in the petition. Yes, sir. Mr. Praveen Agarwal, you wanted to say something. Please unmute yourself, sir. सर, आपने जैसा बताया कि लिफ्ट ऑपरेशंस को लेके बेसिकली 3 पार्टीज आ जाती हैं। फर्स्ट पार्टी जो है वो है लिफ्ट मैन्युफैक्चरर। यस सर। सेकंड है AMC कॉन्ट्रैक्टर एंड थर्ड इज द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी। यस सर। अब तीनों का अगर आप टेन्योर देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेन्योर सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी का होता है 5 साल। उसके ऊपर हम जाएंगे तो AMC कॉन्ट्रैक्ट जो 12 महीने का होता है, और फिर हम उसके ऊपर जाएंगे लिफ्ट का जो सिर्फ 1 साल के लिए होता है, और जो मैन्युफैक्चरर एक बार बनाता है फिर वो AMC के भरोसे उस चीज को छोड़ देता है। तो इस पिटीशन में ये भी देखना होगा कि लिफ्ट मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी कितने साल तक उस लिफ्ट के लिए रहेगी विथ रिगार्ड्स टू द कंपोनेंट्स दैट ही हैज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बिकॉज AMC को लेके कई बार ये होता है, जैसे जो प्रकाश जी ने बताई, दूसरे मेंबर ने बताई कि अलग अलग वो लोग स्लैब्स बनाते हैं, अलग अलग स्कीम्स बनाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। जिस तरह से वो लोग एक अट्रैक्टिव ऑफर दे देते हैं और मेंबर्स कई बार पैसा बचाने के चक्कर में, अरे इसका क्या होगा, ये थोड़ी ना जाएगा, ये तो अभी चलेगा, ये सोच के फिर वो लोग सस्ता वाला ऑप्शन ले लेते हैं। हालांकि ये मैनेजिंग कमेटी की गलती है। इसीलिए लिफ्ट मैन्युफैक्चरर का पीरियड क्या होगा इस लायबिलिटी में लिफ्ट कार को लेके, ये जानना भी जरूरी है। और मेरा एक ये बोलना है कि AMC को लेके जैसे प्रकाश जी ने कहा, तो इट इज आइडियली कि जिस कंपनी की वो लिफ्ट है उसी से ही अगर AMC ली जाए तो अच्छी बात है। कारण ये होता है कि हमने ऑब्जर्व किया है नॉट बात करके कि जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो जनरली आपको इनिशियली सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स जरूर देंगे कोटेशंस में, लेकिन कंपोनेंट्स जब कोई भी अगर उन्हें रिप्लेस करना है तो उनको वापस से उसी कंपनी को रिफर कर जाना होगा जहां से जो मैन्युफैक्चरर है। फिर होता यह है कि आप उनसे कंपोनेंट्स लेंगे, फिर वो अपना प्राइस चढ़ाएंगे और फिर आपको देंगे, तो मालूम पड़ा घूम फिर के आपका एक्सपेंस उतना ही हो जाता है। एंड ऑल्सो ये बात है कि आइडियली जिस कंपनी की है उसी का उन्हीं को आप AMC देंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि 100% लायबिलिटी उन पर ही बनी रहेगी हमेशा। Can I say something? देखिए कैसा होता है कि जहाँ तक लिफ्ट मैन्युफैक्चरर की कंसर्न है, जब वो नई लिफ्ट को इंस्टॉल करता है, मुकम्मल तौर पे जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो ही अप्रोचेस द एनर्जी डिपार्टमेंट टू सर्टिफाई इट। तो एनर्जी डिपार्टमेंट सर्टिफाई करने के लिए वो कई दिनों तक वो टेस्ट करती है, टेस्ट रन करती है, और उसके पश्चात वो सर्टिफाई करती है कि भाई दिस लिफ्ट इज रेडी फॉर यूज। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का रोल खत्म हो जाता है। ओके। इसके बाद रोल आता है, जो मेजर रोल आता है वो सोसाइटी का होता है और लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर का होता है। सर इस पे मेरा एक मिनट, लिफ्ट मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यू हैव टू एंगेज अ लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर इम्पैनल्ड विद द एनर्जी डिपार्टमेंट। तो जब वो एनर्जी डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करती है, वो तो साल में एक बार करती है, मगर 12 महीने जो इंस्पेक्शन होता है या मेंटेनेंस सर्विस होता है वो तो लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो जब कोई चीज सामने आती है कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट खराब है, इन कारणों से लिफ्ट नहीं चल पा रही है, और जो भी मतलब है अगर सोसाइटी अप्रूव करती है वो लिफ्ट को रिपेयर करता है, लिफ्ट को रिपेयर करने के बाद ही नीड्स टू सर्टिफाई, एंड ओवर एंड अबव आई वुड से
कि द सोसाइटी शुड कॉल इन पर्सनल फ्रॉम द एनर्जी डिपार्टमेंट, हाँ भले उनको थोड़ा से फीस दे दे उनका, वो आके चेक करे, चेक करने के बाद वापस से सर्टिफाई करे कि इट इज इन परफेक्ट कंडीशन, इट कैन बी यूज फर्दर। तो ये चीज अगर आप इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट सवाल यही उठता है, अदर देन द इम्पैनल्ड लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर, मैं समझता हूं कि मैनेजिंग कमिटी इज गोइंग, मतलब यानी वो एक बहुत बड़ा जोखम कर रही है लाइफ का, अगर उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लिफ्ट मेंटेन करने के लिए दिया। So this is a very important aspect, and I think so the managing committee needs to be very careful. सर इस पे मेरा क्वेश्चन है कि अब जैसे एनर्जी, जाहिर है मुझे जहां तक जो लिफ्ट सप्लायर हैं मैन्युफैक्चरर, तो जाहिर है वो एनर्जी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होंगे ही। तो जैसा ये है कि इट इज बेटर टू गिव कॉन्ट्रैक्ट एएमसी टू देम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एजीएम करते समय हमें आगे की बजटिंग डिसाइड करनी होती है, तो उसमें हम लिफ्ट को भी टॉप प्रायोरिटी देते हुए इस चीज की बजटिंग करके हमारे लिफ्ट को इंश्योर प्रॉपरली एएमसी और इंश्योरेंस दोनों कर सकते हैं। ये चीज। दूसरी बात सर एक और थी कि इफ द एएमसी इज टेकन, टू व्हाट एक्सटेंट मैनेजिंग कमिटी इज लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये बात पे भी देखना होगा, क्योंकि as said that managing committee is the trustee, being a human being, उनका जो maximum role है वो है AMC जो वो ले सकते हैं। They are not technical person, they have given it to the authorized certified people to look after the lift. Power is supplied by the energy department, so there is nothing that the managing committee can do beyond this. तो अगर AMC अगर ली हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजिंग कमिटी को इस चीज में, इस रोल में लायबल नहीं ठहराया जाए, मेरा ऐसा मानना है। मिस्टर अग्रवाल, लेट मी आंसर यू ऑन दिस थिंग। जी। विकारियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो मालिक है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन इन चार्ज है ऑफ दैट थिंग, ओके, ही इज लायबल क्रिमिनली, ही इज लायबल and under the Consumer Protection Act also. He is also liable under the Civil Procedure Code also for damages compensation वगैरह। हम ये नहीं सोच सकते, बोल सकते हैं उसमें कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे को जनरल बॉडी ने बोला मैंने वो किया, मुझे मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, ठीक है, बिकॉज कानून ने ये बोला है कि भाई आप सोसाइटी के प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हो, देख रेख संभालना, चोरी नहीं जाए, ये नहीं हो, वो नहीं हो, उसका दायित्व जनरल बॉडी का नहीं होता है सर, है ना, उसका प्रतिनिधि का होता है। आप उसके प्रतिनिधि, एज सेक्रेटरी आप उसके प्रतिनिधि हो, तो आपकी लायबिलिटी तो होगी ही होगी इसके अंदर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेक्रेटरी का लायबिलिटी है, नहीं हो सकता है, तो मेरा सुझाव ऐसा है, सेक्रेटरी का पद छोड़ दो, है ना, क्योंकि या तो जवाबदारी लो या तो छोड़ दो। आप एक कार ड्राइव करते हो तो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ का, सामने वाला गिरे पड़े नहीं, पीछे में भी गिरे पड़े नहीं, एक्सीडेंट हो नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर आप ये कहते हो कि सामने वाले ने अचानक ब्रेक मार दिया और मैंने उसे ठोक दिया, या उसने अचानक रास्ता क्रॉस कर दिया, तो भी लायबिलिटी तो, क्रिमिनल लायबिलिटी तो बनी गई आपके ऊपर, है ना। पुलिस तो केस रजिस्टर करके ही छोड़ेगा। अगर आपको इसका ज्यादा खुलासा चाहिए तो गूगल कर लीजिए, एक नहीं सैकड़ों केसेस मिलेंगे सर आपको इस चीज के बारे में। आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया पर हो गया, पर फिर भी आप लायबल हो गए, ये हमारा कानून कहता है। और अगर आपको तकलीफ है तो गाड़ी चलाना बंद कर दो। जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता है वो जिम्मेदारी आप मत लीजिए। लेकिन आप ये बोल के अगर एस्केप करना चाहते हो, नहीं नहीं ये तो वैसा हमारे जनरल बॉडी ने बोला, मैं क्या करूं उस चीज का, तो ये तो आप कभी भी बोल सकते थे। लायबिलिटी होने के बावजूद भी बोल सकते थे और नहीं होने के बावजूद भी बोल सकते थे। अपघात होने के पहले भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको एक एस्केप रूट मिल गया।
नहीं नहीं, सब जनरल बॉडी को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वो तो जनरल बॉडी ने बोला जो, उसके लिए मैंने आगे कार्यवाही किया, क्योंकि सेक्शन 72 एमसीएस एक्ट के अनुसार जनरल बॉडी का पावर तो सुप्रीम है, उसने जो बोला वो कर दिया मैंने। आपको गलत फहमी में है सर। जनरल बॉडी का अथॉरिटी सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर है, ग्लोबली नहीं है। अगर जनरल बॉडी की ये दादागिरी आके चलती है कि मैं जनरल बॉडी आके कमेटी में बैठ गया और मैंने जो बोला वो आपको करना है, ये आपकी भी गलत फहमी है एज ए मैनेजिंग कमेटी, और ये सोसाइटी के लोगों की भी गलत फहमी है। वैसा होता नहीं है सर, कानून वैसा बिल्कुल भी नहीं बोलता है। तो कहने का निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि आप ड्राइवर के सीट पे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, चाहकर भी या ना चाहकर भी। मिस्टर मोरे आप कुछ कहना चाह रहे थे? मिस्टर संजय 2 मिनट के बाद मैं आपके पास आता हूँ। सर मेरा कहने का मतलब, मैं प्रवीण जी के इससे सहमत हूँ कि मैनेजिंग कमेटी को रिस्पॉन्सिबल पकड़ो जब, अगर उसने ईयरली में अगर लिफ्ट का इंश्योरेंस और ये किया नहीं, आई मे बी रॉन्ग, बट उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एएमसी and this thing managing committee to check every 3 months or 6 months, whatever the plan you take it, and the company. So if there is a yearly agreement or AMC are taken from the any vendor, then the managing committee should not be so much vicariously liable for any penalty. That is what my suggestion, if Mr. Praveen can agree with it. Am I right, sir? It is not about agreeing. Basically, this platform, we can exchange our views to have more clarification. This was just my opinion of sort of, not like the deadline. What Hemant sir said was absolutely right. Once you are behind the steering, that does not, and you have taken an insurance, that does not mean that you can just keep dashing take the car on anyone and just keep on driving. It should not be like that. I do agree, sir. But if you have a 1 year. Position of liability should be explored in this when the committee has done its role in taking the AMC. Absolutely. So to what extent the managing committee is liable for this, for any unforeseen accidents? Yeah, that we have to look into. Yes, sir. Hemant ji, this is a very important thing. आप देखिए, अगर मैनेजिंग कमिटी को कोई कंप्लेन आता है कि ये लिफ्ट बराबर नहीं चल रही है और वो डेलिबरेट करते इस चीज पे, इमीडिएटली तुरंत वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के और देखते हैं कि भाई इसमें क्या खराबी है, और खराबी होने के बाद वो मतलब यानी वो फंड्स भी अलॉट करते हैं, और फंड्स अलॉट करने के बाद वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर उस चीज को रिपेयर करता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 600-700 रुपये ज्यादा जाएंगे अगर आप एनर्जी डिपार्टमेंट में लेटर लिख के उनको उनके पर्सनल को बुलाया जाए और वर्किंग ऑफ द लिफ्ट को सर्टिफाई किया जाए कि एंड डू यू सर्टिफाई। तो आई थिंक सो काफी हद तक ये चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ओवर एंड अबव एन एक्ट ऑफ गॉड अगर है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर हम प्रॉपर वर्क करें, गेट इट रिपेयर ऑन टाइम, और ये मिस्टर मोहम्मद एक एनालॉजी और मैं बोलना चाहता हूँ मोरे साहब के लिए भी। और मोरे साहब कभी गाड़ी लेके दिल्ली गए हो? कोई भी गया हुआ है 1000-1500 किलोमीटर दूर? नहीं, उतना नहीं ट्रैवल है सर। अग्रवाल साहब आप? नहीं सर, इतना नहीं, मैक्सिमम 900 किलोमीटर्स। ओके, चलो ठीक है, 900 किलोमीटर्स इज ऑल्सो ए वेरी गुड फिगर। मुझे ये बताइए अग्रवाल साहब कि 900 किलोमीटर जाने के पहले जी आपने गाड़ी को क्या क्या करवाया, क्या क्या तैयारी की? सर प्रीएम्प्टिव मेंटेनेंस, चेकअप, एक्सेट्रा, एवरीथिंग। टायर्स चेक किए, स्टेपनी टायर चेक किया, इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ चेक किया, बैटरी की पोजीशन चेक की, बाकी डोर्स प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं, वो सारा कुछ ओवरऑल जो चाहिए लॉन्ग जर्नी के हिसाब से। ठीक है, एक प्रश्न दूसरा ये आपसे है कि
आप मैकेनिक के पास में गए, है ना, मारुति शोरूम में गए, हुंडई की में गए, ये गए वो गए, आपने उसको इंजीनियर को क्या बोला कि भाई देखो भाई साहब, मुझे तो अभी 1000 किलोमीटर चलाना है, गाड़ी ऐसा चेकअप करके दो कि मुझे गाड़ी रास्ते में बंद ना हो, या ब्रेक ना फेल हो, ना ये ना हो या वो ना हो। आपने ये सब किया होगा, am I right? क्या यस ये सेम चीज मैनेजिंग कमेटी अपने लिफ्ट के लिए सोचती है या करती है? एग्जैक्ट सेम चीज करना है आपको। यस अगर आपके लिफ्ट है तो सेक्रेटरी का काम है, नॉट जनरल बॉडी का। आई डू नॉट ब्लेम द जनरल बॉडी। जनरल बॉडी तो वो भेड़ बकरी की तरह है भाई, जो आप जैसे भेड़ है, उसके आगे एक बकरी को लगा तो उसी के पीछे पीछे चलते हैं वो, है ना। तो जनरल बॉडी वो भेड़ है, बकरी नहीं है। बकरी आपका सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जो अल्टीमेटली बकरा बनना है अल्टीमेटली। तो सेक्रेटरी का काम है 1000 किलोमीटर जाने के पहले, लिफ्ट चलाने के पहले, मैं ये सारा प्रीएम्प्टिव देखूं और करूं। और अगर नहीं देखना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। क्योंकि आपके गलत फहमियों से, आपके होशियारियों से, कि मेरे को कुर्सी की चाहत है, मैं बैठ गया हूं तो अब चिपक ही गया हूं मैं, मेरे को काम नहीं करना है, उस गलत फहमी में लोगों की जिंदगी से मत खेलिए। तो अगर आपको ये काम नहीं करना है तो कुर्सी छोड़ दो और सोसाइटी बंद कर दो। एक बार ये कानून ऐसा बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रैफिक का उदाहरण दिया कि आपने व्हाइट लाइन के ऊपर चले गए तो आपको पेनल्टी भरनी है। एक बार भरोगे, 2 बार भरोगे, मुझसे सुन के ले लीजिए, तीसरी बार आप बहुत केयरफुल रहोगे कि मैं व्हाइट लाइन के पहले, आप तो बल्कि ये भी सोचोगे सिग्नल आने के 25 मीटर पहले ये सोच लोगे कि यार मेरे पहले किसी को जाने दे, फिर उसकी गाड़ी के पीछे में खड़ा करूं। Am I right, मिस्टर मोरे? 2 या तीसरी या चौथी घटना के बाद में आदमी जागता है, राइट, isn't it? यस सर, Right, यस sir. सर, तो अभी जिस बिल्डिंग में ये लिफ्ट की घटना हो गई, कोई मारा गया, उस बिल्डिंग में अब लिफ्ट का मेंटेनेंस ढंग से होने लगता है। तो क्या हम लोग को घटना होने का इंतजार करना है? क्या हमको बजट ना होने का रोना धोना करना है? ये सब प्रश्न है। लेकिन अगर कानून में ये प्रावधान हम बना देते हैं, कानून में प्रावधान बना देते कि व्हाइट लाइन के आगे जाओगे तो ये पेनल्टी लगेगी, लिफ्ट में ये वाला मेंटेनेंस नहीं होगा, तो आपको ये लगेगा। क्यों? आप सेक्रेटरी, आपको पूछने को नहीं होता है एएमसी वेंडर को कि आप क्या 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 करने वाले हो? आप हर टाइम पे व्हील को ऑयलिंग करने वाले हो या नहीं हो? आप पूरा का पूरा रोप वायर को पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे जाओगे या नहीं जाओगे? घुमा के रोप वायर को लेके जाके चेक करोगे या नहीं करोगे? आप हर टाइम पे ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस को चेक करोगे कि नहीं करोगे कि भाई वो घस गया है या मटेरियल क्या प्रॉपर है? आप बोलोगे कि मैं तो वो एबीसी कंपनी से वो एआरडी उठा के ले आया हूं। क्यों ओटिस से क्यों नहीं मंगाया सर आपने? ओटिस के आपको पार्ट देने से मना करता है, शेंडिलियर वाला मना करता है, मित्सुबिशी वाला मना करता है। लेकिन बजट मेरा नहीं है, जिंदगी को खोने का बजट है, लेकिन पार्ट का बजट नहीं है। ये मुद्दा आता है सर यहाँ पे। मिस्टर मोहम्मद, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही समझता हूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ 43 डिफेक्ट्स जो हैं, जब हर महीना जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर लिफ्ट को चेक करता है, तो वी मस्ट मेक इट मैंडेटरी कि जो भी चेकिंग हो एज पर द 43 डिफेक्ट्स हो। आज के तारीख में कैसा हो जाता है कि लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कोई मैनेजिंग कमेटी का बंदा आता नहीं है, ही इज ऑन ओन। तो वो क्या करता है, ऊपर जाता है, चारों दीवार को देखता है और टिक, मतलब मैंने कुछ भी लिख देता है कि भाई हाँ एवरीथिंग इज ओके। बट अगर हम इस चीज को मैंडेटरी करें कि एवरी मंथ जब वो चेक करता है तो वो 43 डिफेक्ट्स को वो देखे, और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जब क्रिमिनल नेग्लिजेंस लाइबिलिटी रहेगी इन द एक्ट, देन मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैनेजिंग कमेटी जब भी मतलब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर आता है तो दे शुड मेक श्योर कि ये 43 डिफेक्ट्स के बेसिस पे ही वो इंस्पेक्शन करे लिफ्ट का। मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक चीज की शुरुआत नहीं करोगे, मोहम्मद साहब जरा म्यूट कर लीजिए, आप एक चीज की शुरुआत नहीं करोगे तब तक ये क्रम चलता रहेगा।
जैसे मैंने बताया अभी, गाड़ी सफेद लाइन, गाड़ी खड़ा किया, एक बार पेनल्टी दिया, दूसरी बार भी दे दिया, तीसरी बार भी दे दिया, आरटीओ के रिकॉर्ड में आ गया, क्योंकि अभी तो कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है ना। आपका वो आरसी कैंसिल कर देगा, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर देगा। ये होने के बाद में आप ये बोलोगे, अरे यार 2 गाड़ी आगे जाने दे, उसकी पीछे खड़ा करूंगा ताकि ये व्हाइट लाइन का झंझट हमेशा जिंदगी से निकल जाए। इसी तरह अगर आपने, मानो आपके लिफ्ट के झटका लगा, कुछ हरकत होने की जरूरत नहीं है सर जी, आप लिफ्ट में ट्रेवल करिए, आपका बटन नहीं दबा, एक, आपका लिफ्ट खुला नहीं उस समय पे, या 2, या तीसरा, लिफ्ट पूरा दरवाजा बंद करे बगैर ही लिफ्ट चल पड़ी, या लिफ्ट के अंदर जाने के बाद में आपको झटका लगने लगा, एज यू, एज अ सिंपल पर्सन, एज अ सिंगल पर्सन, सोसाइटी को छोड़ो, लिफ्ट वेंडर को छोड़ो, मैन्युफैक्चरर को छोड़ो, आप कैन यू नॉट फाइल ए प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट इन द लोकल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट स्टाइटिंग हिज नेग्लिजेंस? ही कैन, पर हम नहीं करते सर वो जी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई डायनेमिक आदमी है जिसके पास भरपूर टाइम है, अगर वो कर दे तो वो लिफ्ट वेंडर के ऊपर करेगा और सोसाइटी के सेक्रेटरी के ऊपर भी करेगा। वो लिफ्ट वेंडर जाएगा कोर्ट में, आया जाएगा, सब करेगा। 3 महीने के बाद में वो जो अगला कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो 1000 बार सोच के लेगा सर, कि मेरे ऊपर एक और केस आ जाएगा, मैं अपना परिवार देखूं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने बैठूं। आपने अपने सेक्रेटरी के ऊपर केस किया, मुंबई बड़ा शहर है पर ये मामले में बहुत छोटा है, अगल बगल के सोसाइटी को पता चल जाता है, अरे ये तो ये हो गया, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे मोहम्मद साहब? राइट। मोरे साहब आपका क्या कहना है? शुरुआत करने की बात है ना सर जी? यस सर, सोचने वाली बात है, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। अग्रवाल साहब? हाँ, मोहम्मद सर ने जो बात कही कि इंस्पेक्शंस के जो पॉइंट्स हैं उन सबको इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन और करूंगा। इंस्पेक्शन करने में नॉर्मली क्या होता है कि उनके पास एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है जिसमें वो टिक करते जाएंगे। मेरा इसमें एक एक्सटेंशन ये है कि इसके साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इनकी होनी चाहिए, या वीडियो रिकॉर्डिंग अगर वो दे सके तो, जिसमें उन्होंने क्या क्या चेक किया उसकी भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, वो सोसाइटी रिकॉर्ड्स में आ जाती है कि इसने ये सारी चीजें चेक की हैं। कारण ये होता है कि एक होता है लिफ्ट रूम जो नॉर्मली टेरेस के ऊपर तक चला जाता है कई बार, और एक ऐसा भी पोर्शन होता है जो लिफ्ट के ऊपर होता है जो हमारे लिए हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ लिफ्ट मैन या इंस्पेक्शन पर्सन है वो ही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज के लिए ट्रेंड है उस साथ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर होती है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि वो ये बोलते जाएगा कि हाँ मैंने ये चेक किया है, फिर वो टिक करते जाएगा, ताकि सोसाइटी में वो रिकॉर्ड आ जाएगा और वो 100% सोसाइटी की सेफ्टी के लिए भी रहेगा। राइट। ये जो 43 लिस्ट ऑफ 43 डिफेक्ट्स जो है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एनर्जी डिपार्टमेंट, तो ये तो उनको करना ही है। और वो इस चीज पे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं इसको, और मैनेजिंग कमेटी भी इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और मतलब इन्हें इसको मेक श्योर नहीं कर रही है कि कॉन्ट्रैक्टर इसके बेसिस पे इंस्पेक्शन करे। तो यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेवारी है कि दे शुड इंसिस्ट कि हम आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं देंगे अगर आपने इस 43 डिफेक्ट्स के हिसाब से आपने लिफ्ट को चेक नहीं किया। और चेक करने के पश्चात आप एक कॉपी एनर्जी डिपार्टमेंट में सबमिट करिए, एक सोसाइटी ऑफिस में सबमिट करिए। मिस्टर संजीव थोमरे, आप बोलिए सर। मिस्टर संजीव थोमरे। सर, मेरा इधर तक मैं कहना चाहता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी में हम लोग है। आज सपोज आज मेरे पास 52 लिफ्ट्स है, मैं लिफ्ट का इंचार्ज हूँ, मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। बट आज हम लोग जो ये लॉ के बारे में बात कर रहे हैं वो सब एकदम सही है, बट पॉलिसी अगर हमारी ढंग से नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर या जो भी सेक्रेटरी के ऊपर इतना ब्लेम हम कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि मेरा रीजन ये है कि आज अगर हम लोग अगर एजीएम भी होते तो हम ऑडिटर को बोलते कि तुमको 31 सितंबर के पहले जो भी आपको मीटिंग करनी है, या आज अगर इलेक्ट्रिक का ऑडिट करना है तो भी एज पर बायलॉज आपको 5 साल के बाद आपको ऑडिट करना है।
सिविल का भी 15 साल के बाद आपको सिविल के फ्लैट्स के जो भी है ऑडिट करना है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हर एक साल में पीडब्ल्यूडी का जो इंस्पेक्टर आता है वो हर साल उसका वो इंस्पेक्शन करके जाता है, मगर वो जो उसकी जो ये चाहिए अहमियत है वो पीडब्ल्यू वाला कॉन्ट्रैक्टर ही ढंग से नहीं करता है। दूसरा बात एएमसी का, जैसा हम लोग बोलते हैं कि एएमसी वालों ने जो ये करना चाहिए 42 चेकलिस्ट है, तो वो लोग ये नहीं करते हैं। और ये सब के लिए अगर हम जिम्मेदार अगर किसी मैनेजिंग कमेटी को इसको अगर दे देंगे तो वो क्रिमिनल तक उनको डालना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये हमारा व्यूज है। क्योंकि एक तो जैसा कि आपने बोला कि कोई भी जनरल बॉडी की जो बजट की मीटिंग होती है तो उसमें लीप का बजट किधर भी कंपल्सन नहीं दिया है, तो जनरल बॉडी उसमें आपको जनरल बॉडी का एक ये रहता है व्यूज कि कुछ भी करे मेंटेनेंस कम हो, तो उधर ये लोग ये बजट लेते नहीं है। यही अगर पॉलिसी में रहेगा जैसे कि आज 18 साल के बाद लाइसेंस होना ही होना है, तो उसके बाद की बात ये अलग है कि देन यू कैन मेक देम लायबल। मगर आज अगर उधर लिप का मेंटेनेंस का एक शेड्यूल वो खाली एक सोसाइटी ने लेना है या फिर एमसी नहीं लेना है, उससे अच्छा है कि उसके लिए लॉ करो कि जैसे कि हर एक साल अगर पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट आता है उसके बाद जो भी बजट है तो लिप बजट मेंशन करो ऑडिट में कि ये एक साल में आपका ये बजट होना ही चाहिए। और वो हिसाब से, क्योंकि आज अगर मैं देखता हूँ जैसे कि आज हमारे 2-3 मीटिंग होने के बाद मैंने चेक किया, मेरे एआरडी 22 एआरडी मेरे आज चल नहीं रहे। अगर मैं देखूं तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। अभी मार्च तक अगर मैं जाऊं तो उसके बाद मुझे बजट लेना पड़ेगा और उसके बाद बोलना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक क्या बोलेगी, जैसा कि आप बोलते हो कि जो भी बकरी बकरा है सब कुछ ठीक है, बट अगर मेरे एजीएम में जाता हूँ लीप मेंटेनेंस में ये है एज पर बायलॉज ये मुझे करना ही है, और अगर उसके बाद जनरल बॉडी भी नहीं मानती तो सेक्रेटरी बोलेंगे कि नहीं ये कानून है, मैं कल अंदर जाऊंगा, उधर तक ठीक है। बट ये पॉलिसी मेकिंग जो है, क्योंकि आज भी अगर रोड पे खड्डे हैं तो उसके लिए कोई मिनिस्टर और उसको अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी के सब उन्होंने नीचे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने खड्डे भरने हैं और जो कुछ भी है। तो एएमसी का भी क्या है कि अगर लायबिलिटी क्रिमिनल करना है तो एएमसी क्योंकि उनके ऊपर बोल सकते हैं 5 साल के लिए अगर लिप का ओनर बोल रहा है तो उधर कर सकते हैं। और उसके बाद मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी कब तक आएगी कि यस आज लिप का बजट, क्योंकि वो कंपल्सन है ही नहीं तो जनरल बॉडी भी उतना वो लेती नहीं है। उससे अच्छा है कि लिप का तुम चेकअप करो हर साल, हर मार्च एंड तक ये सब रिपोर्ट है, इसके बाद 10 लाख का खर्चा है और ये अगर हम लोग लेंगे नहीं तो हम लोग जी नहीं सकते। तो एक पॉलिसी जो चाहिए वो पॉलिसी एज पर एक्ट उधर अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर हम लोग ये कुछ बात कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। एकदम डायरेक्टली अगर हम लोग बोलेंगे कि ये आपको करना है और मैनेजिंग कमेटी फाइनली अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑनररी जॉब ही है व्हाट एवर इट में बी कि जो भी है, तो ऐसा करेंगे तो लोग डर जाएंगे कि अब ये कमेटी में जाना है क्या, कल से केसेस करते बैठना है। तो उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, उसके थ्रू से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि चलो मंथली हाँ ये लिप का है तो 1 महीने के बाद हम कम से कम बोलेंगे कि जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा या कोई कंसल्टेंट रहेगा कि उसने ये किया या नहीं किया। अगर उसने नहीं उधर तक अगर ये जिम्मेदारी नहीं होते देन हम लोग किसी को लायबल रख सकते, एक मेरा कहना है। क्योंकि पॉलिसी नहीं है और उसके बाद हमें ही देखना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा व्यूज है। मिस्टर संजीव, बजट इज इम्पोर्टेंट। मिस्टर संजीव, मैं आपको ये बता दूं कि आज के हम लोग जो लिफ्ट के विषय में हम लोग जो 3rd सेमिनार कर रहे हैं, यस हम लोग ये सेमिनार करें या ना करें, ये पॉलिसी बने या नहीं बने, आज के दिन में भी अगर आपके लिफ्ट में कोई अपघात होता है, कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि नहीं है। You have got Indian Penal Code, you have got Consumer Protection Act, you have got Civil Procedure Code to do all those things. हम करते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम लिफ्ट के एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दें तो अच्छा है। मोहम्मद साहब ने बोला 43 पैरामीटर्स है। Why 43 पैरामीटर्स? मैं पर्सनली चाहता हूं कि 143 पैरामीटर हो उसके अंदर। मैं चाहता हूं कि उस पैरामीटर को गहराई से समझा जाए। आप कह रहे हो कि सेक्रेटरी को कैसे रिस्पॉन्सिबल सोच रहा है, मैं आपको अभी जवाब दे चुका हूं, अपने फ्रेंड्स को सारे बोल चुका हूं। काम नहीं कर सकते हो, छोड़ दो कुर्सी, दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा।
अगर पॉलिसी में अगर ये हो गया, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, गाड़ी अगर सफेद लाइन की उस पर जाती है तो आपको पेनल्टी मिलती हम्म, है ना, आपका फाइन होता है, आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है, आपकी आरसी भी सस्पेंड हो सकती है। जब वो सारी चीजें आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, मानने को तैयार हो, तो आपके खुद की लिफ्ट जिसमें आपके खुद के परिवार वाले ट्रैवल करने वाले हैं, उसको सेव करने में आपको क्या तकलीफ है? कि हम लोग ये सोचे कि नहीं साहब बजट नहीं है, जनरल बॉडी ने ये सोचा तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, मगर बजट लेने के लिए कंपल्सरी रखो ना कि लीप का बजट होना ही चाहिए। ये हम मेरी बात बायलॉज में सुनिए, क्यों नहीं कर पाएंगे सर? संजय ये तो मैं साहब, पॉलिसी के लिए बात कर रहा हूँ। संजीव साहब सुनिए, मैंने शुरू में बताया कि अगर हम ये विकारियस लायबिलिटी का क्लॉज एक्ट में ही डालते हैं तो ये सारे बजट वगैरह का प्रोविजन अपने आप ही आ जाएगा। आप समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण के तौर पे बीएमसी का एक एक्ट है स्ट्रक्चरल ऑडिट का, यस है ना? स्ट्रक्चरल जस्ट ऑडिट लाइक करना है। एक लेट मी कंप्लीट सर, we are not arguing, we are not debating, we are putting in our views. So if somebody interrupts, that means you are interrupting that view also. So in other words, what is happening कि BMC Act 351 says भाई आपको 30 साल में पहला स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। बायलॉज को छोड़ दीजिए, बायलॉज को कचरे की पेटी में डालिए। बायलॉज इज नॉट ए स्टैट्यूटरी लॉ, ओके, बट बीएमसी इज ए स्टैट्यूटरी लॉ, वो लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है। बायलॉज को लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया, ये आप ध्यान रखिए। तो एक्ट बोलता है 30 साल में आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है और उसके बाद में हर 10 साल में करना है। आपने नहीं किया तो बीएमसी वाला क्या करता है? वो आपको 25,000 रुपए का फाइन देता है। एक दूसरा, बीएमसी को लगता है कि ये बिल्डिंग 30 साल के ऊपर हो गई है, वो अपना खुद का ऑफिसर भेज के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएगा। मैंने कहा खुद का ऑफिसर भेजेगा, आपका स्ट्रक्चरल ऑडिटर नहीं आएगा। आपका स्ट्रक्चरल ऑडिटर आपके कहे अनुसार ऑडिट करेगा, वो कुछ भी लिख देगा। लेकिन जब बीएमसी का स्ट्रक्चरल ऑडिटर आएगा तो बीएमसी के पास जो नॉर्म्स है, जो पॉइंट्स है, जैसे अफजल मोहम्मद साहब ने बोला 43 पॉइंट है लिफ्ट में, बीएमसी के पास में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं। तो जब वो ऑडिट करने आएगा तो वो उस पॉइंट से ऑडिट करेगा और उसका खर्चा सोसाइटी को देना है। फिर आप उस समय ये नहीं बोल पाओगे कि फाइन नहीं दूंगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट का पैसा नहीं दूंगा, ये सब नहीं, क्योंकि उस एक्ट में ये सारे प्रोविजंस ऑलरेडी है। इसके लिए आपको वो चीज माननी पड़ रही है। आज फायर लिफ्ट एक्ट में ये प्रोविजंस नहीं है, इसके लिए हम ये सारी खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने मीडिया में, टीवी में, पेपर में पढ़ा होगा, लिफ्ट गिर गई और इतने इतने लोग जख्मी हो गए या मारे हो गए। जो मारे गए उनके घर वालों को पूछेंगे आप कि क्या करना चाहिए था साहब, वो वही कहेंगे जो मैं बोले जा रहा हूं, है कि नहीं? वो वही बोलने वाले हैं कि बजट को क्या देखने का, मेरा तो पति चला गया, मेरा तो पत्नी चली गई, मेरा तो बच्चा चला गया, तुम्हारे बजट को क्या करूंगा मैं? तुम्हारे सेक्रेटरी को फुकट छोड़ दें क्या, मुफ्त छोड़ दें? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए उसको बुलाया था क्या? ये सारी बातें नहीं निकलेंगी सर जी? निकलेगी मिस्टर थोमरे, एम आई राइट? करेक्ट है सर। नहीं बट तो हम अपना बजट नहीं देख सकते। मेरे पास 500 रुपए नहीं है व्हाइट लाइन क्रॉस करने के लिए, तो मैं 4 गाड़ी आगे जाने दूंगा, फिर पीछे खड़े रहूंगा क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। लेकिन मैं अगर होशियारी मार के सफेद लाइन के ऊपर और पार खड़ा कर दूंगा तो मेरे जेब में 500 रुपए होनी चाहिए उस पेनल्टी के लिए। मेरे पास में यहाँ पर दम होना चाहिए कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा ये वाला गाड़ी का आरसी चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी गाड़ी यूज करूंगा। जब वो कानून मान सकते हैं तो यहाँ पे ये वाला कानून मानने के लिए क्या तकलीफ है? व्हाइट लाइन तो जिंदगी का वो सवाल नहीं आता था, वो तो सरकार ने रूल बना दिया वैसा आपको डिसिप्लिन करने के लिए। लिफ्ट के कानून को मानने में आपको क्या तकलीफ है? अगर वो लिफ्ट का कानून ये बोलता है कि आप लिफ्ट में 6 आदमी के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन जब आपके घर में मेहमान की टोली आती है तो आप क्या बोलते हो, आप क्या करते हो, मुझे ये बताइए? आप 7वां आदमी भी घुसेड़ते हो और 8वां भी घुसेड़ते हो। एम आई राइट सर? मगर वो आजकल वो लिफ्ट में ये आए ही है ना सर, ओवरवेट वाले, जो हमारे पिछले मीटिंग में हुआ था कि उधर हमने कानूनी बना दिया। ठीक है सर, हर जगह नहीं है ना वैसा, आ जाता है, हर जगह नहीं है ना वैसा। लेकिन हाँ, मलाड की बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, उसमें एक जाली लगी हुई है ना? मैं उस जगह हाजिर था, इसके लिए बोल रहा हूं मैं।
उस लिफ्ट की कैपेसिटी है 6 लोग, और उसमें उस दिन उस फ्लोर पे कोई फंक्शन था और उस लिफ्ट में 9 लोग घुसे। सरप्राइजिंगली लिफ्ट भी चली, लिफ्ट आई गई भी नीचे, और सिक्योरिटी भी बोल भी रहा है, देखो लिफ्ट में इतने लोग घुस गए, लिफ्ट एकदम धीरे धीरे चल रही है, सब लोगों को धुक धुक हो रहा है, अरे लिफ्ट आता पडलं तर, गिर गया तो। लेकिन वो जो 9 आदमी घुसे उनके दिमाग में ये क्यों ही अक्ल नहीं आया वो चीज का कि लिफ्ट गिरेगी तो हम तो मारे जाएंगे, बाकी लोग भी ऊपर नीचे कैसे आए जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये पैरामीटर सेट करने की बात है ना सर जी, पॉलिसी बनाने की बात है कि ये करना ही नहीं, अगर ये करना है तो जेल जाना है, ये करना है तो ये पेनल्टी देना है। ये आप करके तो देखिए पहले, आप 9 लोगों को घुसेड़िए अंदर, और उसी समय एनर्जी डिपार्टमेंट का ऑफिसर वहां पे आना चाहिए उसी समय एंड मौके पे, और वो ये देखना चाहिए कि ये लिफ्ट में 9 आदमी घुस गए, और उसको ये देखना चाहिए कि लिफ्ट थोड़ा सा कपकपा रही है, उसका काम है लिफ्ट को सील करना, वो नहीं करके जाता है, लेकिन वो बोलता है चलता है सब, चलाओ काम। लेकिन अगर ये कानून कड़क होता तो आप ये नहीं करते सर जी। तो हमें ये कड़क कानून करना है अपने खुद के जिंदगी के लिए। हमें जो कड़क कानून की जो बात कर रहे हैं ना, ये अपने जिंदगी के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, है ना। ओके मिस्टर अफसल, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं हिंदुस्तान में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉज हैं, मगर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब 43 डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन में मैं कंज्यूमर्स को दोषी नहीं ठहराऊंगा और ना मैनेजिंग कमेटी को, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। आप मैनेजिंग कमेटी और लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को छोड़िए, जब पीडब्ल्यूडी के एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग जब आके इंस्पेक्शन करते हैं, वो भी इंस्पेक्शन वो 43 डिफेक्ट्स के बिना इंस्पेक्ट करके जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। उनको आना है, उनको वेबसाइट में और उनको अपने रिकॉर्ड्स में दिखाना है कि भाई हमने साल में इतने इंस्पेक्शन किए हैं, बस उनको फीस कलेक्ट करनी है और घर बैठ जाना है, आप समझे। बट अगर जानकारी होने के बाद अगर आपको मालूम है कि 43 डिफेक्ट्स है, और अगर आप इस चीज पे गौर करें और आप इंसिस्ट करें वो एनर्जी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को कि आप इंस्पेक्ट करने आए हैं तो आप ये फीस ले रहे हैं, तो आप 43 डिफेक्ट्स के हिसाब से इंस्पेक्ट करिए, और एट द सेम टाइम जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी ये लागू करवाएं, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 2021 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें लिफ्ट 6 माले से नीचे गिर गई पॉश सोसाइटी में, और वो लिफ्ट को बंद कर दिया गया। उस वक्त किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, ओके, वो लिफ्ट को बंद कर दिया गया। उसके बाद लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी कुछ उसको वो रेक्टिफाई करने के लिए करना था उन्होंने किया, और लोगों का भी प्रेशर था कि भाई हम सीनियर सिटीजन है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। सेंटिमेंट्स को लेके भी उन्होंने मैनेजिंग कमिटी ने परवानगी दे दी कि भाई चलो वापस से लिफ्ट चालू कर देते हैं। तो विदाउट सर्टिफिकेशन दैट लिफ्ट इज इन परफेक्ट ऑर्डर उन्होंने चालू किया, और उसके दूसरे ही दिन वो लिफ्ट वापस से गिरी और एक लेडी मर गई। इट वॉज वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। तो देयर आर सर्टेन चीजें हैं जो हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, जैसे कि हार्ट अटैक है। अगर विकास का हार्ट अटैक अगर आता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने घर वालों से पूछूंगा कि भैया पैसे का अरेंजमेंट है नहीं है, या मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करूंगा। वो सबसे पहले सोचेगा कि मैं पहले हॉस्पिटल पहुंचूं और वहां पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट लूं। तो सेम वे लिफ्ट को लेके हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ। दैट्स इट। Mr. Vikrant Jindal, please unmute yourself, sir. Sir. As a lawyer, please give me your inputs, please. So I can only say one thing, that there are acts and acts and acts, but nobody wants to act, and that's the reason we are all paying for it. The idea is that, sir, कि अभी आपने बताया कि लिफ्ट के बारे में 43 डिफेक्ट्स है। I feel in your writ petition we should make this one clause compulsory, that whichever person gives a certificate of the lift
he has to mention it that this act has been in conformity compliance with it. So चाहे PWD का आदमी आए या चाहे कोई भी चेक करता है, means he has to, in a particular document, all these defects should be mentioned, and he has to just take it, okay, and this makes him also responsible for this particular thing. सेकेंडली सर, जैसे हरियाणा का लेजिस्लेटिव एक्ट आपने बताया और हमारे पिछले वेबिनार में भी एक भाई साहब ने बताया था, इट शुड बी एज पर द ISO सर्टिफिकेशन, समथिंग ग्रेडिंग टोल्ड. आई फील फॉर द न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स दिस शुड बी मेड मैंडेटरी, बिकॉज जब आदमी फ्लैट खरीदने जाता है वो ये नहीं देखते कि फ्लैट 15,000 स्क्वायर फीट का 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है या 50,000 रुपए स्क्वायर फीट है या 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट है, वो तो उसको खरीदता है. So that means this can be absorbed in the maintenance when the person is purchasing a flat. तो उसमें क्या burden नहीं आ सकता है. प्रॉब्लम है कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है वहां पे ये चीज है. ये आपका सिविल पिटिशन इज वेरी नाइस, बिकॉज आज जो माडा की बिल्डिंग और SRA की बिल्डिंग है विच आर 12 फ्लोर 16 फ्लोर, वहां पे कभी एक्सीडेंट कभी भी होने की संभावना होती है, क्योंकि अभी बिल्डिंग 15 साल 12 साल पुरानी हो चुकी है. अभी हमारी यहाँ पे मेड जो काम कर रही है, शी स्टेइंग इन द 15th फ्लोर माडा बिल्डिंग इन धारावी. तो आज उसके एक फ्लोर में कुछ 15 फ्लैट्स हैं, तो 2 लिफ्ट है, 24 आवर्स 12 घंटे एक ही लिफ्ट चलती है. क्या हो जाता है कि वो लोगों का क्या है कि लोगों को ये जो क्लॉज अगर आ जा रहे, कल अभी एक्सीडेंट हो जाता है. जो SRA वाले हैं, माडा वाले हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, they may not be able to get the hospital treatment. So this is something a very positive step, and we should make it mandatory कि फ्यूचर में जो भी SRA बिल्डिंग या माडा भी बिल्डिंग बनती है, they should 100% this implementation of this rule should be there, because it's the safety of human being. That's what I'm going to say. That's all. Mr. Vikrant, do you think, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर्स इंश्योरेंस कंपलसरी करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग ऑफ लिफ्ट इंश्योरेंस, आई एम सेइंग ऑफ पैसेंजर इंश्योरेंस इन द लिफ्ट. यूजर इंश्योरेंस शुड बी कंपलसरी. वेंडर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, सेल्समैन आते हैं, कोई भी आते हैं, आपको ऑल्सो दे आर ह्यूमन बीइंग. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुणे में एक बिल्डिंग थी, वो पेंटिंग हो रही थी, 12 माले की बिल्डिंग थी. स्कैफ फोल्डिंग का रूल होता है कि स्कैफ फोल्डिंग जब लगती है तो 2 बाम्बू एक साथ बनते हैं ताकि आदमी ऊपर चढ़ के आराम से वेट को कवर करे. कॉन्ट्रैक्टर ने कंजूसी की, वो बाम्बू में डिफेक्ट होगा, आदमी नीचे गिर गया. उनकी फैमिली ने 25 लाख रुपीज क्लेम किया था. ऑलरेडी द कोर्ट एग्रीड टू पे, गिव देम द जजमेंट इन द फेवर फॉर 15 लाख. कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक 8 लाख रुपया भरा है, बाकी कॉन्ट्रैक्टर जेल में है. अगर जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, द लायबिलिटी विल बी ऑन द सोसाइटी टू पे. हालांकि उन्होंने बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन फिर भी लेवे आई. यहाँ पे हमारी बिल्डिंग पे ऐसा है कि जो 5-6 माले की बिल्डिंग है, पीपल के जाड़ निकल आते हैं ड्रेनेज पाइप वगैरह में, और स्कैफ फोल्डिंग बांधते नहीं है, ऊपर से झूले से आदमी को उतार देते हैं. जब एक्सीडेंट होगा तब लोगों को पता चले कितनी बड़ी लायबिलिटी आती है. यूजर्स क्लॉज तो कंपलसरी, इट शुड बी मैंडेटरी. और मैं बोलूँ न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए जब तक इस क्लॉज को ये कंप्लायंस ना हो. दैट्स ऑल. Okay, so you have confirmed that we should be having individual users insurance. Are you also confirming my point that there should be a vicarious liability on these 3 authorities which I mentioned? What is your opinion, sir? So vicarious liability will be ultimately on the society. You can put the blame on the company and the maintenance, but what is the financial soundness of the maintenance contractor? Tomorrow he winds up and he goes away. We have to give it to a new AMC. But the idea is that ultimately the burden will be there on the society. Vicarious liability, the society cannot. Okay, Mr. More, what do you have to say on these 2 points? So vicarious liability, if like Vikrant sir said, the claim will be higher and the society will not be able to fulfill that if they are involved. Then, and second thing is the vendor who will AMC contractor. That is also one of the issue we have to reconsider now. Because if we put then what the claim we should give? Otherwise, we can fix the fixed liability. If death has happened, you will get this much. If the hand or the leg broken, this much, something like that, fixed. So that accordingly, at least
From the society point of view, whatever the fund they will collect for the building, like other fund, they will collect for the lift fund, lift maintenance fund, or lift safety fund from the each member, so Okay. that money will not be touched. ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपने सारे फ्रेंड्स के इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। एक रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर है, ओके, जर्मन कार मैन्युफैक्चरर है। उसके सीट बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स है, वगैरह वगैरह, काफी कुछ चीजें हैं उसके। मैं यहाँ पे वो बताना चाह रहा हूँ अभी कि उसकी विकारियस लायबिलिटी कहाँ से पैदा हुई। बिकॉज ही वॉज ए रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर, हाउ डिड ही ऑनर इट? हाउ डिड ही पे those millions of dollars of compensation? तो उसने कार में डिफेक्ट निकला, उसके ब्रेकिंग सिस्टम में डिफेक्ट निकला, ब्रेक का सिलेंडर कुछ होता होगा उनके कार में, उसमें सिलेंडर में डिफेक्ट निकला। करीबन 2 मिलियन कार्स, मतलब 20 लाख कार वो बेच चुका था ऑलरेडी, वो वाला रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर जर्मन का। उसके खुद के डिपार्टमेंट ने ये बाद में समझ में आया, क्योंकि वो लोग टेस्ट करते रहते हैं हमेशा। इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी ऑटो मैन्युफैक्चरर की गाड़ी बनाया और मार्केट में डाल दिया, बाकी अपना अपना देखो करके। उन्होंने टेस्ट किया, देन दे फाउंड कि भाई हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में ये ब्रेक जो सिलेंडर है इसमें फॉल्ट है। साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि उन्हीं दिनों उसी समय एक अपघात भी हो गया, और जो कार ओनर एक्सीडेंट में जख्मी हुआ या जो भी कुछ हुआ, उसने ये क्लेम फाइल किया, यानी फाइल्ड इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। द कंपनी ऑनर्ड इट, कंपनी ने ऑनर किया, क्योंकि उस कंट्री में वैसा प्रोविजन दिया हुआ है कानून में। और वो 20 मिलियन कार्स, मतलब सॉरी 20 लाख कार्स उसको रिकॉल किया। रिकॉल किया मतलब वापस लेकर आओ हमारे पास में, और हम आपको पूरा सिस्टम नया डाल के देंगे। तो दे हैव गॉट व्हाट यू से सर्टेन पैरामीटर्स कि हमारा ये प्रोडक्ट इस चीज को कंफर्म करना है। मेरी हेडलाइट इतने घंटे की रोशनी देना चाहिए, मेरा ब्रेक इतना साइकिल तक इतनी बार काम करना चाहिए। आपने सुना होगा मोरे साहब, isn't it? कि हमारी ट्यूबलाइट जो है ये इतने घंटे का इतना ल्यूमिन देता है, इतनी रोशनी देता है, कितना घंटा चलेगा, इतने घंटे चलेगी। हमारे लैपटॉप की बैटरी है या मोबाइल की बैटरी है, वो ये कहते हैं इतना घंटा चलेगा। और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि नहीं, आपने ये मैन्युफैक्चरिंग बिल है जनवरी का, ये फरवरी में आपकी बैटरी खराब हो गई है, तो व्हाट इज पॉसिबल? दे विल फर्स्ट एक्सचेंज द बैटरी विदाउट एनी कॉस्टिंग्स, एंड इफ यू प्रूव कि आई हैव बीन एट ए लॉस, देन दे विल कंपनसेट यू फॉर द डैमेजेस। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस समय, मैं जो बाहर कंट्री के जो किस्से सुन चुका हूं या रीड कर चुका हूं उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे हमारा मुद्दा आज के दिन पे ऐसा है कि हम ये सारे क्लॉजेस इनकॉर्पोरेट करने को देखेंगे, है ना, कि पैसेंजर अंदर है, ट्रैवलिंग के टाइम पे लिफ्ट में किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ हो, मेरे पास बजट नहीं हो, या एमसी वेंडर ने मिस्टेक किया हुआ, या लिफ्ट मैन्युफैक्चरर का डिफेक्ट हो, या कुछ भी हो, तो उसका कंपनसेशन लिफ्ट इंश्योरेंस में दर्ज होना चाहिए। बिल्डिंग इंश्योरेंस के साथ में ये भी दर्ज होना चाहिए। जैसे कार में कैसे होता है, सेम टू सेम लिफ्ट का भी कैसे होना चाहिए। जैसे आप एयरप्लेन में ट्रैवल करते हो तो एयरक्राफ्ट का तो इंश्योरेंस होगा ही होगा, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस है, लिफ्ट का इंश्योरेंस है, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस है, लेकिन पैसेंजर का इंश्योरेंस आपके एयर टिकट में है, बट you are entitled to take out an extra insurance on your ticket, isn't it? Same thing, this insurance thing also should be there. That is what is my say. Mr. Mohammed, we will conclude in few minutes. Yeah. नहीं, आपने जो बोला मैं इसको अपना I endorse it fully. अग्रवाल साहब। सर ऐसा है, हर साल लिफ्ट की इंस्पेक्शन होती है एनर्जी डिपार्टमेंट से, और वो इंस्पेक्टर नॉर्मली जब आता है तो वो प्री इंफॉर्म नहीं होता है, मालूम पड़ता है वो आ चुका है, और वॉचमैन जो है वो सिक्योरिटी पर्सन वो इंफॉर्म करता है मैनेजिंग कमेटी को कि ये इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। नाउ इन आवर एब्सेंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेक्रेटरी, चेयरमैन सारे लोग बाहर हैं,
एंड दे आर नॉट एबल टू कम लाइक उस समय, तो पता चलता है कि वो बोलता है कि ठीक है मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है, वो एक फॉर्म दे देता है, एक कार्ड दे देता है, उस पे बोलता है कि एक काम कीजिए, इस पे स्टैम्प मार के आप साइन करके मुझे दे दीजिएगा। और फॉर्म के पीछे एक फॉर्मेट है पेमेंट का, उसने क्या इंस्पेक्शन किया है, क्या क्या चीजें उसने इंस्पेक्शन की है, उसका कोई भी ब्यौरा नहीं वो देता है। ये एक पॉइंट होना चाहिए इसमें, जिसमें पहली बात है उसके विजिट के बारे में वो प्री इन्फॉर्म करे सोसाइटी को एटलीस्ट 7 डेज पहले, एक टाइम देते हुए कि वो इस समय वो आएगा। दूसरी बात, उसकी जो इंस्पेक्शन शीट है उसमें वो इंस्पेक्शन करने के बाद सोसाइटी को उसकी वो एक कॉपी देगा। यस सर। देखिए कैसा है कि 99% क्या 100%, जब कोई भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर लिफ्ट इंस्पेक्ट करने आता है, चेक करने आता है, तो ना कोई मेंबर, ना कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर, कोई भी उसके साथ में लिफ्ट रूम में नहीं जाता, ठीक है। और फॉर दैट से लिफ्ट के ऊपर भी अगर कोई इंस्पेक्शन करना होता है, जो वो करता है, वहां पर भी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल और मेंबर टू गो, ठीक है। बट चाहे मैनेजिंग कमिटी का कोई रहे नहीं रहे, सेक्रेटरी या चेयरमैन या कोई भी, बट मैनेजर तो रहता है ना। तो मैनेजर को ये इंसिस्ट करना है कि भैया आप वो 43 डिफेक्ट्स के हिसाब से, विच हैज बीन लीगलाइज एंड डिक्लेयर्ड बाय द एनर्जी डिपार्टमेंट, आप वो 43 डिफेक्ट्स के अंतर्गत आप इंस्पेक्ट करिए, साइन करिए और वो कॉपी सबमिट करिए सोसाइटी में एंड एनर्जी डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो किसी तरीके से बन जाता है कि अगर कल के दिन उन्होंने जो भी चेकिंग करी और इस पैरामीटर के हिसाब से चेकिंग करी, और इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज व्हिच गोज रॉन्ग, देन ही इज क्रिमिनली लायबल। दैट इज व्हाई हेमंत जी और हम यही कह रहे हैं कि ये हमारे पेटिशन में हम डालेंगे कि विकेरियस लायबिलिटी शुड बी अ मस्ट। हेमंत जी, ओवर टू यू। ठीक है, मिस्टर अमोल केदार कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए अमोल जी। एक्चुअली जो बात चल रही थी, जो 43 डिफेक्ट्स और जो इंस्पेक्टर के द्वारा जो होने वाला इंस्पेक्शन है, तो उसके बारे में एक्चुअली मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप पे मिल सकती है या अभी कुछ डिस्कशन हो सकता है उससे? मिल सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो। 43 डिफेक्ट्स का जो इंस्पेक्शन शीट है वो मोहम्मद साहब ने मुझे भेजा हुआ था, मैं आपको पास ऑन कर देता हूँ। ओके ठीक है। और जो इंस्पेक्टर द्वारा इंस्पेक्शन होता है वो अभी मेरे 3 साल में तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। जो पीसीएमसी या मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से होना चाहिए, वो एनर्जी डिपार्टमेंट का नहीं, लिफ्ट इंस्पेक्शन एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर जो ऑडिट है वो बीएमसी की तरफ से होगा। तो आप इस चीज को मत करिए, इट इज ओनली द एनर्जी डिपार्टमेंट हु इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन द लिफ्ट इंस्पेक्शन once in each year. ओके। उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, आरजी वगैरह या तो मतलब एप्लीकेशन वगैरह, या तो वो खुद से आएंगे? आप के लिए आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लिस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल फॉर इट, यू कैन राइट टू देम, बट अदरवाइज सुमो मोटो उनको साल में एक बार आपके सोसाइटी में आके इंस्पेक्शन अंडरटेक करना वो मैंडेटरी है। ओके, एक और चीज मैं अपने दोस्तों को बता दूं। केदार साहब, आपका और कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है चलो। ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। ओके, मैं आपको एक चीज और बता दूं। सोसाइटी का हर मेंबर हर महीने लिफ्ट डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट डाल सकता है कि मेरे लिफ्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप मैनेजिंग कमेटी हो, जरूरी नहीं है कि वो एक साल में एक ही बार आए। आप कंप्लेंट डालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आके चेक करेगा। वो चेक करेगा, फॉर्चुनेटली आपको उस लिफ्ट इंस्पेक्शन का कोई पैसा नहीं देना है। 10 बार चेक करेगा बरस में, तो 10 बार सोसाइटी को लिफ्ट का इंस्पेक्शन का पैसा देना है। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती कि आपने झूठा कंप्लेंट किया या सच्चा किया है क्या। आपका काम है सिर्फ कंप्लेंट करना, सच्चा झूठा साबित करने का काम वो एनर्जी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर का, आपका नहीं है वो। So I would suggest to all our friends, write a simple complaint. मेरी लिफ्ट में ऐसा खड़खड़ आवाज आ रही है, मेरी लिफ्ट में दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, मेरे लिफ्ट में ये बटन काम नहीं कर रहा है। 2-3 पॉइंट डालिए, भेज दीजिए, लेट इट कम। इसका परिणाम क्या होगा?
सोसाइटी विल गेट फेड अप. यू मे बिकम द ब्लैक शीप. आप टारगेट किए जाओगे, टारगेट का छोड़ो, साइड में रख दो, लेकिन सोसाइटी ठीक से काम करना शुरू कर देगी. आपका एएमसी वेंडर भी आएगा, बोलेगा यार कितने कंप्लेंट आ रही है यही चीज के बारे में. अब बटन काम नहीं कर रहा है हकीकत में, तो कंप्लेंट तो आपने नहीं किया, तो मुझे तो करने दो कम से कम. अगर लिफ्ट की खड़खड़ आवाज आ रही है, अगर एएमसी वेंडर ठीक नहीं कर रहा है, अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी है वो बहरा हो गया है, तो मैं थोड़ी ना बहरा हूं, मुझे तो कंप्लेंट करने दो. इस तरह आप अपना मकसद आगे कर सकते हो. आई विल रिपीट वंस अगेन, आप बरस में 12 कंप्लेंट करो, 24 कंप्लेंट करो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है. 24 बार इंस्पेक्टर आएगा, 24 बार इंस्पेक्शन फीस सोसाइटी को ही भरना पड़ेगा. ओके, एनीबडी एल्स? मोहम्मद साहब कुछ और है? केतकी मैम. Good evening, friends. Although I have missed the earlier discussions, and this is about concern and interest in all the cooperative housing societies, definitely. We are talking here about the responsibilities, vicarious responsibilities, the tensions that will come up with the honorary posts for the managing committee members also. But one thing that every resident also has to bear in mind, that lift is a part of society asset. When it is very clearly mentioned there inside, the capacity regarding the weight to be borne by the lift is clearly mentioned. It many a times happens that the life of the lift, this is my personal opinion, while installing a new lift, maybe it could be a Schindler lift or an OTS lift, any other reputed company lift. I'm not talking about an assembled lift, but we are talking, let us talk about the good company branded lifts. They give us a life, that this is the life of the lift. But the thing is, the way in which Mumbai Cooperative Housing Societies functions these days, what happens is, it is tenant cum owners partnership society. And many a times when the tenants are checking in and out of the society, they put beyond the limits. They start thrusting and dumping, overweighting, overburdening the lift, thereby causing damage to the lift and pulling down the life of the lift. So this responsibility as a social responsibility, staying within a cooperative society, this point is very important, that the residents have to be put into strict terms under the leave and license agreement or under a common undertaking, that any damage caused due to their negligence or ignorance in using society assets, and that you can cover the society assets like lift or swimming pool or gym. So the particular member who is found doing so shall be held responsible and will be made to face a heavy penalty for misuse and for pulling down the lift life. This has to come, sir, because just because आप जैसे अभी rightly as हेमंत सर ने भी कहा, एक और मित्र ने भी कहा कि इस तरीके से सारा बर्डन अगर मैनेजिंग कमेटी पर डालेंगे तो शौक से कोई मैनेजिंग कमेटी में आता नहीं है. अगर आज मुंबई जैसे शहर में अगर हर कोई अपना एक बंगला बना सकता था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जरूरत ही नहीं थी. अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो वहां पर क्या होता है सर कि किसी ना किसी को तो मुठ भर लोगों को सामने आकर एक कम्युनिटी को, एक कॉलोनी को संभालना है. अब वहां पर जो है एक मुस्लिम सर दिए जैसा हर बार मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी नहीं, डेफिनेटली सेक्रेटरी की जिम्मेदारी कहाँ आती है? लाइफ इज ओवर, फिर भी यू आर पुलिंग ऑन. बाद में आप सबसे पैसा मांगो, दान मांगो, कंट्रीब्यूशन मांगो. इससे अच्छा है that the managing committee, the secretary should make it a point that the lift life has come to an end. Building पुरानी हो गई, lift पुराना हो गया है, it needs an emergency replacement and a resolution to that effect has to be passed by the managing committee, and you generate the revenue, and before any disaster happens, instead of pulling that lift for 40-50 years and then finally accident किसी के हाथ में होता नहीं है सर. एक्सीडेंट जो है कभी भी हो सकता है, चलते चलते इंसान गिर जाता है. हाँ, अगर जहां तक जो है ये बात है कि बाबा जो एएमसी कॉन्ट्रैक्टर है वो जो भी करे उसका सर्वे, उसका सुपरविजन मैंडेटरीली, एटलीस्ट इफ अगर कोई और नहीं तो सोसाइटी में मैनेजर तो होगा. अगर कोई मैनेजिंग कमेटी का आदमी अगर नहीं है, मैनेजर होगा, सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंचार्ज होगा इनके पास. एंड आई वुड रिक्वेस्ट हेमंत सर, इवन I mean, please see that I'm added to the
lift WhatsApp group also. I would like to go through the 43 parameters which Mohammed ji has told. तो वो चीजें जो है उनका एक ब्रीफिंग जो है मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी का काम है सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म करके रखना कि बाय चांस अगर कोई नहीं रह रहा है उस टाइम पर, एक तो अलाउ मत करो, tell them to come back when the key members are present, and the supervision has to be strictly done in presence of the managing committee main persons, at least those ground level resident welfare association members, we can say, somebody who is active in it. And secondly, as you rightly said, the 43 parameters, whether they checked or no, have to be personally intervened and supervised by some person. It is not that they just bring a list down and tick mark everything and say कि मैंने कर दिया, अभी आप अगले कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भरो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिफ्ट मेंटेन करने में सोसाइटी को बहुत खर्चा आता है. दे आर चार्जिंग अ बॉम्ब टू मेंटेन लिफ्ट. एटलीस्ट हमारे कभी कभी किसी सोसाइटी में 3 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, एक विंग में 2 लिफ्ट रेगुलर रहते हैं, पैसेंजर लिफ्ट, तीसरा लिफ्ट भी होता है जो गुड्स लिफ्ट होता है. तो इस तरीके से नॉन लिफ्ट मेंटेन करने में वी आर पेइंग द कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में वी आर पेइंग अ बॉम्ब. तो पैसा कौन कमा रहा है वहां पर? जो सर्विसमैन है. एम आई राइट हेमंत जी? पैसा तो वही कमा रहा है एंड वही तो ही इज एक्चुअली द मेन पर्सन. ये समाज सेवा भी करो, थैंकलेस जॉब भी करो, और ऊपर से यस देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द मैनेजिंग कमिटी व्हिच आई हैव कोटेड नाउ. लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो है अगर हर तरीके से सेक्रेटरी पर, की मेंबर्स पर हम लोग डालेंगे सर, तो कोई भी आगे आएगा नहीं सोसाइटी संभालने के लिए. क्योंकि ये क्या हो जाता है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, प्लीज डोंट माइंड. जो रेगुलरली यूथ में काम कर रहे हैं अपने वर्क फ्रंट पर, वो इतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे सोसाइटी के लिए. जो एक रिटायरमेंट एज में बैठे हुए हट्टे कट्टे लोग हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ करना भी चाहेंगे, तो वो सोचेंगे भाई इसमें तो रिस्क है. यस मोहम्मद जी. देखिए, आप जो बोल रही हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट क्या होता है, एक तरफ से ये सारे लॉज लॉ के अंदर मतलब यानी लिफ्ट एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, और दूसरी तरफ मतलब यानी जो भी लकूनास हैं अभी लिफ्ट इंस्पेक्शन को लेके, तो अगर कभी कोई कंप्लेन होता है या कोई हादसा होता है और कोई एफआईआर रजिस्टर होता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा. उस पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये तय किया जाएगा कि भाई एक्चुअल में किसकी गलती थी. अगर मैनेजिंग कमिटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी है तो फेयर इनफ, देन द लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है, बात उस पे आती है कि वेदर उन्होंने जो पार्ट्स लगाए हैं या वो 43 डिफेक्ट्स के हिसाब से, या हेमंत जी जैसा बता रहे हैं कि 100 डिफेक्ट्स भी होने दो, उसके हिसाब से उसने कहीं पे कुछ काट कसर की है, कमी रखी है, और जिसके वजह से हादसा हुआ है, तो देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनली. ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ब्लैंकेट है कि भाई हर कुछ जो भी चीज हुआ तो डायरेक्टली मैनेजिंग कमेटी अप्लाई हुआ. जहां पे पाया गया कि मैनेजिंग कमेटी इज एट फॉल्ट, एक्शन शुड बी टेकन विद द मैनेजिंग कमेटी और अदरवाइज विद द लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर. Actually, I have come across when this section was going on and came across certain issues now. I was also browsing through a few precedents where I came across something that, one second, sir. Yeah. So I came across a judgment which says that managing committee cannot be held criminally liable for the lift accidents, first point. Secondly, in state cabinet, there is a bill which is pending regarding insurance of the lift. Third very important point, suppose the guards who are on duty, the laborers who are on duty are provided by service contractor, some agencies, they are supplying you the security, the housekeeping, and some of the office staff unfortunately meets with an accident. So there what happens, sir, as Provident Fund gratuity is all taken care by that commission agent or the company who is supplying you these servicemen. So also the onus, the responsibility of their insurance goes on that company, because there you are the third party. Suppose you are, if you are having only 1 or 2 watchmen directly appointed by the society, you can understand. But if you are hiring
an army of guards to guard your society, say 35-40 guards, you cannot insure everyone, or you cannot put, I mean, already most of the societies are going through a lot of difficulty financially. पहले के ही एरियर्स पूरे निकले नहीं है, तो समझ लीजिए अभी एक आध सोसाइटी है जिसमें केवल कचरा उठाने के लिए ही 20 लोग हैं, बड़ी सोसाइटी है जिसमें गार्ड्स ही 45 लोग हैं. इन सब के इंश्योरेंस का प्रीमियम का जोखिम सोसाइटी अपने ऊपर नहीं लेगी. आप समझ रहे हो, जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनके ऊपर जो कमा रहा है वो कंपनी जो है, जैसे बहुत से कंपनीज है, आई डोंट वांट टू नेम सच कंपनीज, दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस. एज रिगार्ड्स द सोसाइटी इज कंसर्न, जब सोसाइटी अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रही है, उसमें मैक्सिमम जितना इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकती है वो उठानी है. रेसिडेंट्स को एक डिसिप्लिन में रखना है कि लिफ्ट को जो है मिसयूज ना किया जाए, डंप कर करके ओवरबर्डन करके लाइफ खत्म ना किया जाए. दिस इज व्हाट आई थिंक. If I get your number, I will send you. I think you should make, because now as we are saying Haryana government or some other government has done, so we can definitely make Maharashtra government a party to your petition, to your public interest litigation, to pursue that particular bill which is pending already, which has already been put up. Uska aage kya hua? They have to submit a detailed report in your public interest litigation and let us know the status of that matter, where that proposal was taken up by the cabinet ministry. I would humbly request you कि Yes, ये जो जजमेंट का जो कॉपी है आप हाँ. हेमंत जी को फॉरवर्ड कर दीजिए. मैं कर देती हूँ. And you can note down my number, and my number is already there in the invite. तो जी, जी. वो भी आप वो भी कर सकती हैं. देखिए जी. हमारा मेन मकसद इस पर्टिकुलर सारे चीजों को लेके क्या है कि to curb lift act. Mute yourself. हाँ, हमारा मकसद है कि हम ह्यूमन लाइफ को बचा के रखें. हाँ, Yes. हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि वी वांट टू मेक द लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर हो या मैनेजिंग कमेटी हो या मैन्युफैक्चर हो, उनको विक्टिमाइज हम करना, वो हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा लक्ष्य ये है कि हम जिंदगी को कैसे बचाएं. तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक मिनट आप म्यूट करेंगे प्लीज. हाँ, क्या है आप योर पॉइंट इज वेल टेकन, वी एग्री विद दैट. बट क्या है कि जैसा आपने बताया, अगर वो आप हमें जजमेंट दे तो हम इसके बेसिस पे हम कंसर्न मिनिस्ट्री को भी हम आरटीआई फाइल करके वो सारी चीजें हम मंगाने की कोशिश करेंगे. एंड दिस विल कम वेरी हैंडी, एंड आई थिंक सो इट्स अ पॉइंट वेल टेकन अप. थैंक यू मैम. सर मैं बोलना चाहूंगा, एक पॉइंट है मेरे पास. सर Mr. मेरा ये Agarwal, पॉइंट yes. है, हाँ मेरा ये कहना है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लिफ्ट कंपनीज एएमसी लेने के लिए या कॉन्ट्रैक्टर्स एबीसी अलग अलग ऑफर्स इशू करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब बंद हो जाना चाहिए. द सेफ्टी शुड बी इन टोटलिटी. देयर शुड बी टोटल सेफ्टी एंड टोटल इंस्पेक्शन ऑफ द टोटल एएमसी ऑफ द लिफ्ट. इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक एबीसी. सर मैं रिपीट करता हूं, जैसे एएमसी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग स्कीम्स देते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरीके की स्कीम्स ना होके द लिफ्ट शुड बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद टोटलिटी, नथिंग टू बी लेफ्ट आउट, ताकि उससे पैसेंजर्स की भी सेफ्टी रहेगी. तो आगे चल के किसी तरह से एक्सीडेंट होने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाते हैं. Okay, last question by Advocate Anil. Advocate Anil Patrobe, are you there? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं छोटा सा ये क्वेरी था कि सर ने जैसे बोला विकारियस लायबिलिटी. अभी प्रॉब्लम क्या है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया, ओसी नहीं दिया, फिर भी बहुत सारे मेंबर्स वहां पे रहने के लिए आ जाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हमको एक क्लॉज रहना चाहिए रिट पिटिशन में कि कौन से दिन से भी ऑन स्पेसिफिक डेट कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी बिल्डर या मैनेजिंग कंपनी, जब तक सोसाइटी फॉर्म नहीं होती. तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए. जैसे कि आप ओसी की बात कर रहे हैं,
तो सबसे पहले, बिकॉज आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द MCGM एपेक्स कमिटी, तो अगर ओसी की अगर हम बात करते हैं तो ओसी जब तक नहीं मिलता है, इट इज द बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल द सोसाइटी इज फॉर्म्ड, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जी। Okay. Mr. Afzal, one of our friends have posted something which is important. I want to clarify on it, and then we will conclude this session. He says, as the liability of lift manufacturing ends as and when the certifying agency clears the license to run the lift, the manufacturer should not be bought under the purview of insurance. Well, Mr. King, ऐसा है कि everything and all the manufacturers are liable for their product defect liability for so and so number of years. जैसे उदाहरण के तौर पे, I will not be taking up any more questions. I'll just conclude in 2 minutes. Building जब आप बनाते हो तो builder is liable for building defect liability for 5 years. इसी तरह कार का मैन्युफैक्चरर भी इज लायबल फॉर डिफेक्ट लायबिलिटी फॉर 5 years. आप ये मत बोलिए कि गारंटी का पीरियड खत्म हो गया, ये हो गया, वो। देयर आर पैरामीटर्स कि दिस पार्ट इज टू बी फंक्शनिंग फॉर सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, सो द एवरेज लाइफ ऑफ दैट इज सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स. सिमिलरली, व्हेन द लिफ्ट मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स a lift, then his liability will not end. I will repeat, his liability will not end on grant of lift license by the Energy Department. The liability will continue, his vicarious liability will continue. ये जरूरी नहीं है कि लिफ्ट बनी 2001 साल में लिफ्ट का लाइसेंस मिल गया तो मैं छुट्टा हो गया, मतलब उसके बाद में लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाती है तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लिफ्ट की रस्सी, रोप, स्टील रोप की भी लाइफ है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बुकलेट में लिखा हुआ है कि उसके लाइफ कितनी है, एंड यू आर द मैन्युफैक्चरर। नाउ इफ यू टेल मी आई डिड नॉट मैन्युफैक्चर इट, बट व्हेन यू गिव ए कोटेशन टू मी, you say I am the manufacturer of the lift and so is the lift parameters which I am going to be supplying to you. If you outsource that rope from some third party, it is your liability to the third party as well as to the first party. That is the builder, that is the society. So this is absolutely false notion कि lift manufacturers can be absolved, वो छूट जाएगा, of its liability. So I will now like to thank all our participant friends who have joined in here and given us so much information, advice and suggestions. All has been taken into consideration, and all these things will, of course, will be concised into a summary, and accordingly we will be incorporating this thing in the petition that we'll be filing before the High Court. It will take some time to file it because we are still gathering lot of information. We are taking in ground level inputs, जैसे आप लोगों ने बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मोहम्मद साहब बता रहे हैं, जैसे जिंदाल साहब ने बताया, मोरे साहब ने बताया, अग्रवाल साहब ने बताया, इसी तरह के इनपुट्स आते रहेंगे। और ये जब हम वीडियो लोग देखेंगे तो उनके तरफ से भी इनपुट्स आते रहते हैं, मेरे पास भी आते रहते हैं और मोहम्मद साहब के पास भी आते रहते हैं। So to thank you all once again, and with the permission of the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you and bye-bye.